अध्याय 61। डिजाइन स्टूडियो। वेस पूरे शटल रेसिंग दृश्य में डूबा नहीं था। जैसा कि किसी ने अपना पूरा जीवन यांत्रिकी पर केंद्रित किया। आकर्षक निजी परिवहन शटल जो वायुमंडलीय और अंतरिक्ष उड़ान दोनों में सक्षम थे, ने उन्हें बहुत कम आकर्षित किया। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों ने उन्हें अपने समय के लिए अयोग्य पाया। वास्तव में बहुत सारे मानदंड शटल की पूजा करते थे। वे प्रत्येक नए जारी किए गए शटल पर अत्यधिक ध्यान देते थे और अपने खाली समय में अपने वाहनों को अनुकूलित और संशोधित करना पसंद करते थे। कुछ सजावटी प्रकाश व्यवस्था जोड़ना उन तरीकों में से एक था जिससे एक कट्टरपंथी अपने साथियों के बीच खुद को प्रतिष्ठित करता था। उन्होंने गैलेक्टिक नेट पर कुछ फुटेज देखे और पाया कि यह एक बुनियादी अवधारणा है। यह एक विस्तृत कलात्मक पैटर्न में कुछ रंगीन पट्टियां जोड़ने जितना सरल हो सकता है। वे इस बात से प्रभावित हुए कि इन शौकीनों ने अपने शटलों के लिए विचारोत्तेजक लोग तैयार किया। अगर मैं इस काम को आधा अधूरा करूंगा तो मैं विंसेंट की मंजूरी नहीं ले पाऊंगा। सबसे अच्छे दिखने वाले वाहनों में जरूरी नहीं कि सबसे अधिक रोशनी हो। इसके बजाय उन्हें अनुकूलित करने वाले कलाकारों ने प्रकाश की प्रत्येक लकीर के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए पैटर्न और अन्य कलात्मक युक्तियों का उपयोग किया। यदि वे आगे बढ़ना चाहता था तो उसे थोड़ा आविष्कारशील होना पड़ा। मेरे माँ केंटनी के लिए क्या उपयुक्त होगा? उन्होंने गैलेक्टिक नेट छोड़ दिया और मेक डिजाइन प्रोग्राम खोला। एमटीए द्वारा स्वयं विकसित एक सॉफ्टवेयर के रूप में इसमें विस्तृत विशेषताएं थीं। फिर भी प्रोजेक्टर को छोड़कर वे मेक डिजाइनर सिस्टम के अपने स्वीट के बराबर नहीं थे। एमटीए के डिजाइन स्टूडियो में उच्च गुणवत्ता वाले प्रक्षेपण सिस्टम शामिल थे जो किसी भी छवि को जीवंत बना सकते थे। जब कमरे के बीच में मार्क एंटनी की भव्य छवि दिखाई दी तो वेस ने प्रक्षेपण का चक्कर लगाया और धीरे धीरे अपने विचारों पर विचार किया। मेक एक बख्तरबंद सैनिक की तरह लग रहा था। अपने वाष्प जनित हेलमेट क्रेस्ट और भारी आयताकार ढाल के साथ यह युद्ध के उद्देश्य से बनाया गया लग रहा था। वेस ने भी हंसते हुए कहा कि यह काफी डैशिंग लग रहा है। अब उसे जो करना था वह यह था कि बहुत ज्यादा परेशान हुए बिना मशीन के कूल फैक्टर को बढ़ाने का एक तरीका खोजा जाए। सौभाग्य से अधिकांश प्रकाश प्रणालियां सस्ती हैं और उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आखिरकार वे मुख्य रूप से शटल को अनुकूलित करने के लिए बनाए गए थे। एक उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था प्राप्त करना कठिन नहीं है। जो थोड़ा कठिन है वह यह है कि उनकी कठोरता बेकार है। उन्हें किप जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। इस प्रकार के साज सामान किसी लड़ाकू मशीन को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हालांकि यातायात नियंत्रण या बचाव तंत्र के लिए डिजाइन की गई कुछ प्रणालियां थीं जिनमें थोड़ा अधिक सुदृढ़ीकरण था, लेकिन सक्रिय युद्ध स्थितियों में डालने पर वे कम पड़ गए। शायद मैं शटलों पर इन प्रकाश प्रणालियों को लागू करने के तरीके से बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ। मुझे अपनी मशीन के लिए ठीक उसी योजना का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक मानक योजना तैयार करने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त जोड़ने पर भी विचार किया। एक यांत्रिक क्षति के रूप में यह आमतौर पर बदतर दिखता था। विंसेंट के वास्तविक युद्ध में फंसने की स्थिति में उसे शांत करने के लिए वेस ने उस संपत्ति का उपयोग आंतरिक प्रकाश व्यवस्था जोड़ने के लिए करने का फैसला किया जो तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक कि कवच फट न जाए। चूंकि वेस अपने डिजाइन को सबसे अच्छी तरह से जानता था, उसे पहले से ही पता था कि आंतरिक प्रकाश व्यवस्था की संरचना कैसे की जाए। उन्हें कई छोटे क्षेत्रों को चिह्नित करने में कोई परेशानी नहीं हुई जहां एक छोटा लेकिन शक्तिशाली प्रकाश स्रोत रखा जा सकता था। चूंकि अन्य प्रणालियों की तुलना में लाइटें वास्तव में इतनी अधिक ऊर्जा नहीं सोखती थीं, इसलिए वेस ने उन्हें चालू रखने के लिए बिजली के तार जोड़ने की भी रहमत नहीं उठाई। इसके बजाय
उन्होंने नाजुक और आसानी से क्षतिग्रस्त केबल पर भरोसा किए बिना बिजली प्रदान करने के लिए मशीन में गहराई से वायरलेस पावर ट्रांसमीटर जोड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह विंसेंट की शीतलता के मानक से मेल खाता है, वेस ने अपने बदलाव का परीक्षण किया। जब वेस ने संचित क्षति का अनुकरण करने के लिए डिजाइन प्रोग्राम के सिमुलेशन मॉड्यूल का उपयोग किया, तो उसने पाया कि मेक अपने कवच में दरारों से तेजी से लाल चमक रहा था। मेक की मुख्य रूप से काली कोटिंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ अशुभ लाल चमक ने खतरनाक आभा को बढ़ा दिया। इस क्रूर रूप से प्रेरित होकर वेस ने एक स्केचिंग कार्यक्रम शुरू किया और मेक के वायरफ्रेम मॉडल पर कुछ पंक्तियां तैयार की। उन्होंने मुख्य रूप से दांतेदार रेखाएं जोड़ी, जो ढाल पर स्टाइलिश बिजली के बोल्ट के समान थीं, जिसे उन्होंने कुछ हल्की धारियों के साथ रेखांकित भी किया। उन्होंने ढाल पर लगी लाइटों को छोड़कर, जो चमकीले पीले रंग की थीं, इसे अधिकतर लाल रंग में रंगा। जब वे पीछे हटे और डिजाइन प्रोग्राम को प्रकाश योजना का अनुकरण करने दिया, तो वे अपने काम से प्रभावित हुए। प्रकाश योजना ने प्राचीन योद्धा को निखारा। उनके मेक का विषय दांतेदार विकर्ण रेखाओं की तीक्ष्णता ने मेज को यह आभास दिया कि यह स्वर्ग से अवतरित एक युद्ध देवता था। हालांकि यह अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं है कि विंसेंट को यह पसंद आएगा या नहीं। उसका स्वाद बहुत ही समझदार है। सुरक्षित रहने के लिए वेस ने वैकल्पिक डिजाइन पैटर्न के लिए अपने दिमाग पर जोर देते हुए पूरा दिन बिताया। वह कमरे में रहने की बुनियादी सुविधाओं में सोया, खाया और नहाया, लेकिन अपना बाकी समय अपने दिमाग को खरीदने में बिताया। लकी इतना उब गया कि वेस ने एक प्रक्षेपित गेंद को छोड़ने के लिए गाइड प्रोग्राम सक्रिय कर दिया, जो उसकी बिल्ली के पीछा करने के लिए अनियमित रूप से इधर उधर उड़ रही थी। उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें कुछ व्यवहार्य दिखने वाले डिजाइन पेश करने की अनुमति दी। उन्होंने बिजली देवता की अनुभूति पैदा करने के लिए एक सफेद बिजली का बोल्ट पैटर्न बनाया और लाल लहजे के साथ अच्छी तरह से विपरीत करने के लिए एक हरे रंग का घुमावदार पैटर्न बनाया। उन्होंने एक पीला पैटर्न बनाकर अपना डिजाइन सत्र समाप्त किया, जिससे गति उत्पन्न हुई। जैसे ही उन्होंने विभिन्न प्रकाश योजनाओं को एक साथ पेश किया, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि जब उन्होंने काम किया तो वे महानता से कम रह गए। वेस के पास बुनियादी एक रंग प्रकाश योजनाओं से आगे जाने के लिए अभ्यास और दक्षता का अभाव था। 2 या 3 रंगों को एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता में मिलाना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। यदि विंसेंट वास्तव में मेरे प्रयासों से असंतुष्ट है, तो उसे अपने स्वयं के कलाकार को काम पर रखना चाहिए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। शटल रेसिंग दृश्य से परिचित दिखने वाले व्यक्ति के रूप में विंसेंट के पास अपने स्वयं के संपर्क होने चाहिए। उन्होंने रेखा चित्र विंसेंट को भेजे और 1 दिन का समय दिया। वह 1 दिन से अधिक समय से डिजाइन स्टूडियो में रह रहा था। अब तक की सभी परेशानियों के बारे में सोचते हुए उसे उम्मीद थी कि जब वेस ने अंततः अपना उत्पाद वितरित किया तो विंसेंट पैसे के लिए अच्छा होगा। डिजाइन स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक स्वचालित गाइड को बुलाया, जो उन्हें एमटीए के आगंतुक कैफेटेरिया तक ले गया। सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ व्यंजन खा लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उनकी सराहना की। वह अधिक उचित निवाला पाने के लिए उत्सुक था। चूंकि डोरम में हर दिन हजारों पायलट, डिजाइनर और तकनीशियन एमटीए का दौरा करते थे, इसकी भोजन सुविधाएं शीर्ष पायदान पर थीं। अधिक समझदार स्वाद वाले लोग पास के रेस्तरां में प्रवेश कर सकते थे, जबकि जो लोग सर्वश्रेष्ठ वॉट द्वारा तैयार किए गए सस्ते भोजन से संतुष्ट थे, वे कैफेटेरिया में जा सकते थे। जैसे ही वेस ने अपने पसंदीदा मांस में से कुछ को चुना, उसने एक यादृच्छिक सीट ली और खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चबाना समाप्त किया, एक मजबूत हाथ ने उसकी पीठ थपथपाई। वेस, तुम्हें यहाँ देखकर कितना आश्चर्य हुआ।
वेस ने मुड़कर देखा और एक युवा महिला को देखा जिसे उसने बेनथाइम की अपनी पिछली यात्रा के बाद से नहीं देखा था। शेरलोट। चार्लोट हॉफमिस्टर मुस्कुराई क्योंकि वे उनके बगल वाली सीट से टकराई और उस पर चढ़ गईं। उसने हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ अपनी खाने की प्लेट गिरा दी, जिससे खाने के टुकड़े किनारे पर बिखर गए। हम कुछ समय से संपर्क में नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसने कंधे उचकाए। मैं एक ग्राहक के लिए अपने पहले व्यावसायिक संस्करण में को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में हूँ। मैंने हाल ही में कुछ सप्ताह पहले एक बिक्री पूरी की है और अब मैं अपने दूसरे ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। चार्लोट ने अपनी चिकन ड्रमस्टिक को कुतरते हुए प्रशंसा में अपनी भौहें ऊपर उठाई। ऐसा लगता है कि आपका व्यवसाय पहले से ही चल रहा है। यह अच्छा है। ऐसे बहुत से मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं, लेकिन अंततः जब वे अपने आप शुरू करते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। मैं अन्य लोगों से अधिक भाग्यशाली था, वेस ने संयम पूर्वक कहा। वह अपने साथी डिजाइनरों को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। आखिरकार सिस्टम आने से पहले वे उनमें से एक था। मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत करूं तो मैं अपनी परेशानियों पर काबू पा सकता हूं। यह हुई न बात। चार्लोट ने मेज को अपनी हथेली से थपथपाया। मेरी तरफ देखो। एक साई टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर आने के बावजूद मैं इस साल की स्नातक कक्षा से एमटीए के प्रवर्तन प्रभाग के लिए केवल 3 नए भर्तीकर्ताओं में से एक हूँ। ओह बधाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपने नए पायलटिंग सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेस वास्तव में चार्लोट की उपलब्धि से प्रभावित थे। एमटीए के प्रवर्तन प्रभाग की बाहरी लोगों के बीच एक बदनाम प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन मेक डिजाइनरों ने विशेष रूप से शांति बनाए रखने और संदिग्ध निर्माताओं को उनके डिजाइन चुराने से रोकने के लिए उनकी सराहना की। उनकी प्रतिष्ठा गणतंत्र की अपनी मैककोर से एक कदम ऊपर थी क्योंकि उनके भर्ती मानक अविश्वसनीय रूप से कड़े थे। मैं अभी भी एक प्रशिक्षु हूँ, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि मैं उन जगहों पर जा रहा हूँ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बुरा हुआ कि मुझे किर्बी को एकेडमी को वापस देना पड़ा। मुझे उस बड़े पुराने खेल की याद आती है, भले ही टूर्नामेंट में उसकी बुरी हार हुई हो। दोनों ने पहले अधिक महत्वहीन विषयों पर कुछ शब्द साझा किए। चार्लोट को अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाना पड़ा। मैं तुम्हें चारों ओर देखूंगा, वेज। अच्छा काम करते रहें। मैं इस बात को फैलाना सुनिश्चित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्राप्त हो सकने वाली सहायता के लिए मैं आभारी होऊंगा। चार्लोट से मिलने के बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने कुछ समय से अपने किसी भी दोस्त से संपर्क नहीं किया है। बेशक हर कोई अपना करियर बनाने के लिए भटक गया, लेकिन अब उसे कम से कम कार्लोस से संपर्क करना चाहिए क्योंकि उसके पास समय है। वेस ने उसके कोम से उसका नाम खोजा और यह देखने के लिए उसे फोन किया कि क्या वे उपलब्ध है। संध्या। वेस। यार, मुझे लगा कि तुम ब्रह्मांड के किनारे से गिर गए हो। देखो कौन वापस आया है। हाँ हाँ, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, लेकिन मैं व्यापार के सिलसिले में यहाँ बेन थीम पर आया हूँ। क्या आपको मिलने की चाहत है? जरूर। यदि आप पहली बार बेनथाइम आ रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको कहाँ ले जाना है। यह हमारे ग्रह का अवश्य देखने योग्य आकर्षण है। कार्लोस ने उसे निर्देशांक का एक मानकीकृत सेट भेजा जिसे वह कार सेवा में फीड कर सकता था। मैं उस स्थान पर आपका इंतजार करूंगा। कंधे उछाते हुए वेस ने अपना खाना खत्म किया और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। वह परिसर से बाहर तेजी से पहुंचने के लिए एक छोटे से घूमने वाले मंच पर चढ़ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भव्य आधार को देखा, उसने एमटीए की शक्ति पर आह भरी। उनके पास गणतंत्र की सर्वश्रेष्ठ भाड़े की सेना से भी कहीं अधिक सैन्य शक्ति थी।
एक ही कार की सराहना करने के बाद उसने पायलटिंग सिस्टम को निर्देशांक दिए और कार को वहां ले जाने दिया जहां कार्लोस इंतजार कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और बाहर फैले शहरी जंगल की प्रशंसा की। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित रटसवर्ग भी बेनथाइम की जीवंतता की तुलना नहीं कर सकते थे। शटल अंतः डोरम के बाहरी इलाके में उतरा। यह पता चला कि कार्लोस को जो निर्देशांक दिए गए थे वे एक बड़ी खुली हवा वाली मेज कोलिजियम थी, जिसमें मुख्य आकर्षण के चारों ओर कई छोटे मैदान थे। यह कुछ हद तक उस स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर जैसा दिखता था जहां इसका आयोजन हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से निजी स्वामित्व में था। यहाँ का मूड बहुत अधिक गतिशील था। प्रचुर मात्रा में आने वाले सभी आगंतुकों ने ब्रांडेड कपड़े पहने थे जिनमें उनके पसंदीदा मेक या मशहूर हस्तियां शामिल थीं। यहाँ तक कि इतनी दूरी से भी वे दर्शकों के सामने युद्ध कर रहे वास्तविक यंत्रों की भयंकर धमाचौकड़ी और टकराव को महसूस कर सकता था। इस उद्यम के संचालन की लागत अरबों तक होनी चाहिए, लेकिन मैचों को देखने आए प्रशंसकों की संख्या से यह स्पष्ट रूप से बहुत सुचारू रूप से चला। उसका दोस्त गेट के अंदर ही इंतजार कर रहा था। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद वे कार्लोस से मिले और उसे गले लगाया। आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा। काम पर कैसा चल रहा है? इतना तो मैं अभी भी रस्सियां सीख रहा हूँ। इतने बड़े संगठन में आगे बढ़ने में मुझे समय लगता है, लेकिन तुम देखो, अब आप एक सफल मेक डिजाइनर हैं। आपके पास कम से कम एक बिक्री है। आप जानते हैं, हमारी कक्षा के अधिकांश अन्य लोग वास्तव में आपसे ईर्ष्या करते हैं। वे दूसरों के विचारों से परेशान नहीं थे। अगर उन्हें लगता है कि वे बेहतर कर सकते हैं तो उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने दें। स्वाभाविक रूप से यह लगभग असंभव था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए क्योंकि उन्हें यह पता था। कार्लोस ने सिर हिलाया। खैर, इसके बारे में काफी कुछ। चलो अंदर चलें। मैं 1 साल से शौकिया रिंग के लिए इन प्रचार टिकटों को बचा कर रख रहा हूँ। हो सकता है कि अब उनका उपयोग भी हो जाए। उन्होंने इस बारे में बात की कि पिछली बार जब वे मिले थे तब से वे क्या कर रहे हैं। वेस ने अपने सामने आने वाली कुछ चुनौतियों के बारे में बात की। जब उन्होंने अपने हाथों से मेक बनाने के उत्साह के बारे में बात की तो कार्लोस ईर्ष्यालु दिखे। यार, तुम अपने करियर में मुझसे बहुत आगे हो। मैं अभी भी खराबी के लिए मशीनों की जांच करने के उसी पुराने कठिन परिश्रम में फंसा हुआ हूँ। कुछ महीने हो गए वहां पर लटका हुआ। अपने कौशल के आधार पर आपको जल्द ही पदोन्नति की उम्मीद करनी चाहिए। वेस और कार्लोस सबसे छोटे, जर्जर दिखने वाले अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। चूंकि आजकल सफाई करने वाले बॉट सस्ते थे, वेस को लगा कि आयोजकों ने जानबूझकर इसकी दीवारों को खराब रखा है। कार्लोस द्वारा टिकट दिखाने के बाद गेट पर लगे स्कैनरों ने उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी। वे सीढ़ियां चढ़े और एक विस्तृत मैदान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए जहां कोई बड़ा कार्यक्रम होने पर 1 लाख लोग आ सकते थे। चूंकि यह एक सामान्य दिन था, मैदान अपनी क्षमता का केवल 1/3 ही भरा हुआ था। सच कहूं तो कार्लोस ने न जाने कहां से जो प्रमोशनल टिकट जीते थे वे उतने मूल्यवान नहीं हैं। वेस अब आसानी से प्रवेश का खर्च उठा सकता था क्योंकि उसने संभावित रूप से प्रत्येक मशीनी बिक्री से लाखों कमाए थे। फिर भी वे अमीर होने का आदी नहीं था, इसलिए वे कार्लोस के व्यवहार की अब भी सराहना करता था। उन्हें सीटों की एक जोड़ी मिली जो उन्हें बीच के करीब लाती थी। अखाड़ा कई प्रशंसक मैदान में द्वंद्ववादियों पर चिल्लाते हुए अपनी बियर पी रहे थे या अपना जंक फूड खा रहे थे। जाहिर है, मंच पर 2 लाइट मेक थे। चूंकि वे काफी नाजुक थे, इसलिए वे दोनों बहुत रूढ़िवादी तरीके से खेले। इससे असंतुष्ट दर्शकों की ओर से काफी आलोचनाएं हुईं। यार,
मुझे हमेशा इससे नफरत होती है जब ये हल्के यंत्र हर समय नाचते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे इस बात पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि पहले किसकी ऊर्जा खत्म होगी। हल्के उपकरण सस्ते हो सकते हैं, लेकिन किसी भी क्षति की मरम्मत में अभी भी काफी खर्च आता है। वेस ने नोट किया। निजी तौर पर, अगर मुझे किसी मंच पर मेक लाना होता तो मैं मीडियम वेट चुनता। यह कहना आसान था, लेकिन हर पायलट के पास एक अच्छा मीडियम मैक खरीदने का साधन नहीं था। अधिकांश निचले पायदान एक सभ्य बख्तर बंद मशीन के लिए पर्याप्त धन जुटाने में असमर्थ थे। जैसा कि वे इस उत्सुकता से जानता था, किसी भी मशीन का सबसे महंगा घटक उसकी कवच परत थी। आज के विनिर्माण परिवेश में, जब तक सामग्री बहुत अधिक विदेशी नहीं होती, किसी भी नाजुक या जटिल मशीनरी को 3D प्रिंटर और अन्य उन्नत विनिर्माण मशीनों के साथ दोहराया जा सकता है। हालांकि मानव जाति की उत्पादन क्षमताएं चाहे कितनी ही उन्नत क्यों ना हो गई हों, वे शीशे से सोना नहीं बना सके। अच्छी सामग्रियों से बेहतरीन अंतिम उत्पाद तैयार हुए और यह में कवच की वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक स्पष्ट नहीं था। मॉड्यूलर कवच, क्वांटम मचान और अन्य प्रचलित शब्द जैसी तरकीबें अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। अंत में कवच डेवलपर्स ने काम करने के लिए सर्वोत्तम आधार सामग्री खोजने के लिए सबसे सरल समाधानों का सहारा लिया। मिल्की वे आकाशगंगा विशाल थी, और कई अपरंपरागत तारे अत्यधिक वांछनीय विदेशी सामग्रियों के प्रजनन स्थल साबित हुए। स्वाभाविक रूप से, जिन विशेष परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ था, उनके कारण वे बेहद दुर्लभ भी थे। इसका मतलब यह था कि जिन खनन कंपनियों ने इन मूल्यवान खनन क्षेत्रों का दोहन किया, उन्होंने हत्या कर दी। वेस ने एक अफवाह सुनी जिसमें प्रथम श्रेणी के सुपरस्टेट से एक शीर्ष स्तरीय में की कीमत 1 ट्रिलियन उज्ज्वल क्रेडिट हो सकती है। ब्राइट रिपब्लिक के परिप्रेक्ष्य में यह धन की एक अकल्पनीय राशि थी, लेकिन यह केवल एक सुपरस्टेट के नागरिक को अपनी आंखें झपकाने का कारण बनेगी। किसी भी मामले में, वेस और कार्लोस ने मंच पर धीमी गति से चल रहे नृत्य पर ध्यान देते हुए अपनी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में थोड़ी बात की। हालांकि वेस को अपने दोस्त से घबराहट महसूस हुई। जाहिर है, जब कार्लोस ने वेस से मिलने के लिए कहा तो उसके मन में एक और उद्देश्य था। उन्हें मैचों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंच पर शौकीनों ने कितनी रोमांचक लड़ाई लड़ी, कार्लोस ने कभी भी आंख नहीं मूंदी। वेस को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। कार्लोस मुसीबत में नहीं पड़ सकता, ठीक है। अध्याय 62। लेवे व्यवस्था। तो वैसे भी, मैंने आपको यहाँ केवल पुराने समय के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। सच कहूं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। ओह, वेस ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह क्या है? कार्लोस ने मैच पर पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर दिया और सबसे गंभीर चेहरे के साथ वेस का सामना करने लगा, जो उसने अपने दोस्त में कभी नहीं देखा था। आप जानते हैं कि अब मेरे पास किस तरह की नौकरी है। यहाँ तक कि अगर आप कहते हैं कि मुझे अपनी वर्तमान स्थिति से हटने की संभावना है, तो भी मुझे एक नए डिजाइन की विकास प्रक्रिया के करीब पहुंचने में कई साल लगेंगे, शायद दशकों भी, और यह केवल तभी होगा जब मैं इस्तीफा दे दूंगा और कंपनियों को बदल दूंगा। जैसा कि वर्तमान में है, मैं जिसके लिए काम करता हूं वे है सिर्फ एक थोक विक्रेता है जो अन्य निर्माताओं से पूर्ण में खरीदता है। आप करियर में जल्दबाजी नहीं कर सकते, कार्लोस। मैंने तुम्हें कॉलेज में रात भर पढ़ाई करते देखा है। आपके कंधे पर एक अच्छा सिर है। कोई भी नियोक्ता आपकी प्रतिभा की सराहना करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। कार्लोस ने सिर हिलाया। एक सफल मेक डिजाइनर हमेशा अपना करियर तब शुरू करता है जब वह युवा होता है, यह हम दोनों जानते हैं।
तो क्या होगा अगर मैं 80 या 90 की उम्र तक इंतजार करूं जब तक कि कोई कंपनी मुझे अपने अनुसंधान और विकास विभाग में शामिल करने के लिए उपयुक्त न समझे। मैं 30 या 40 साल के व्यक्ति के लिए दूसरी भूमिका निभाऊंगा जो या तो प्रतिभाशाली है या जिसके पास काम के लिए सही संपर्क है। मैं मशीन का खर्चीला हिस्सा नहीं बनना चाहता। वेस को इस बात का अंदाजा था कि कार्लोस अपनी छोटी सी बात से क्या करने जा रहा है। वह निश्चित नहीं था कि उसे यह पसंद आया या नहीं। दुनिया ऐसे ही चलती है। जिनके मुंह में चांदी का चम्मच है, उनके पैर पहले से ही दरवाजे पर हैं। हम नियमित लोगों को या तो जोखिम लेने की जरूरत है या हमारे और उनके बीच असमानता को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहने की जरूरत है। कोई शॉर्टकट नहीं है। कार्लोस की आंखें जल गईं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं वेस। मैंने यह पहले ही कहा था, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। आपने वह जुआ खेला है। आपने उसे असंभव रूप से लंबा देखा पहाड़ और सफलतापूर्वक शीर्ष पर चढ़ गया। उपकरण प्राप्त करने से लेकर अनुदान के रूप में कुछ उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने तक, आपने अपना पूर्ण स्वामित्व वाला यांत्रिक व्यवसाय शुरू करने के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं आपके नक्शे एकदम पर नहीं चल सकता, लेकिन आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं। मेरी नौकरी के अधीन एक निचला पद स्वीकार करो और मेरे साथ आगे बढ़ो। यह जोड़ी कुछ समय तक चुप रही। कार्लोस ने तब सिर हिलाया। वह थोड़ा दुखी लग रहा था क्योंकि उसे वेस से कम दर्जा स्वीकार करना पड़ा था। मैं खुद पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन अगर आप कोई रस्सी नीचे गिरा दें तो मैं खुद को ऊपर खींच सकता हूँ। मैं अब तक अपने दम पर अच्छा कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे एक अतिरिक्त हाथ की जरूरत है? वेस ने अपने लहजे में थोड़ा संकोच के साथ पूछा। गंदे मेक डिलीवर करने वाले कई मेक निर्माताओं के साथ काम करने के बाद, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि वे कैसे काम करते हैं। आप जैसा कोई व्यक्ति एक स्वतंत्र मेक डिजाइन और फैब्रिकेशन स्टूडियो चलाने की सारी जिम्मेदारियां अकेले नहीं उठा सकता। आपको कम से कम मेक बनाने का कठिन कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता है। वेस ने एक आह भरी। वह वास्तव में एक फैब्रिकेटर को नियुक्त करने के बारे में सोच रहा था। मुझे अपनी महत्वाकांक्षा बताने के लिए मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपका बॉस बनने जा रहा हूँ तो यह अजीब होगा। मैं निकट भविष्य में अपनी वर्कशॉप में फैब्रिकेटर पद भरने के लिए किसी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि यह कुछ व्यापार रहस्यों से संबंधित है, इसलिए मैं किसी और को अपने निर्देशन में काम करने देने में झिझक रहा हूँ। तो यह मुझे अपने संरक्षण में लेने पर विचार करने का एक बेहतर कारण है। तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानता हूँ। हम वर्षों से दोस्त हैं। मुझे 100% यकीन है कि जब अपने हाथों को गंदे पदार्थों से गंदा करने की बात आती है तो आप मुझसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करते। उसकी बात में दम था। मेक सर्कल में वेस के बहुत अधिक मित्र नहीं थे। जहां तक उनका सवाल है, किसी अजनबी को नौकरी पर रखना पूरी तरह से जुआ था। वह संभावित कर्मचारियों की स्क्रीनिंग में अत्यधिक समय बिता सकता है और फिर भी उनसे जल सकता है। निश्चित रूप से मौजूदा कानूनों के साथ उसके पास दुर्व्यवहार करने वालों को इसके लिए भुगतान करने के लिए बहुत सारे साधन थे, लेकिन काम पूरा होने के बाद सजा लागू करने से लंबे समय में उसे कोई मदद नहीं मिली अगर कुछ रहस्य उजागर हो गए। फिलहाल वे अपने नए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दो फायदों पर निर्भर था। एक स्पेक्टर का उनका कार्यान्वयन एक नाजुक रहस्य था जिसे उजागर करने पर मेक उद्योग में काफी बदलाव आ सकता है यदि अन्य डिजाइनर इसके अस्तित्व के बारे में आश्वस्त हो सकें। हालांकि वह प्रगति उसकी अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता की कीमत पर होगी। वह इतना अच्छा स्वभाव का नहीं था कि एक स्पेक्टर के रहस्यों को जनता के सामने उजागर कर सके। इसके अलावा
वहाँ एक छोटा लेकिन उच्च पदस्थ समूह हो सकता है जो एक स्पेक्टर के बारे में जानता था लेकिन इसे अपने बीच ही रखता था। यदि वेस ने किसी तरह उनके सुनहरे हंस का विवरण लीक कर दिया तो वे उसका एक उदाहरण बनाने का निर्णय ले सकते हैं। वेस इस तरह के हाई प्रोफाइल ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहते थे। जहां तक दूसरे लाभ की बात है, सिस्टम को बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जा सका। वह सैकड़ों बार सभी संभावित परिदृश्यों से गुजर चुका था और उनमें से किसी ने भी उसे अच्छा अंत नहीं दिया। मुझे उसके बारे में सोचना है। मैं अभी भी अपनी दूसरी बिक्री पर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए किराए पर विचार करना अभी भी जल्दबाजी होगी। एक बार जब मेरे मैकेनिकल व्यवसाय की बिक्री बढ़ने लगेगी तो मैं आपके प्रस्ताव पर पुनर्विचार करूंगा। इससे वेस को कार्लोस को रोकने का बहाना मिल गया। वह सीधे तौर पर उसे अस्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ना ही वे कार्लोस को तुरंत क्लाउडी कर्टेन में वापस लाना चाहता था। कोई अन्य विकल्प ना होने पर कार्लोस झुक गया और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस बीच मेरा वर्तमान करियर कहीं जा रहा है। इस बातचीत से आगे बढ़ने के बाद वेस ने अपना उत्साह बढ़ाने की कोशिश की और शौकिया रिंग में होने वाली घटनाओं पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़े, उन्होंने पायलटों में एक पैटर्न देखा जो सबसे निचले रिंग में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना चुनते थे। शौकिया रिंग में प्रदर्शन करने वाले आधे मेक पायलट अक्सर युवा अमीर हॉटशॉट्स होते थे जिनके पास बहुत अधिक पैसा था और पर्याप्त समझ नहीं थी। इस प्रकार युवा पायलट अक्सर साहसी जोखिम उठाते थे क्योंकि नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते। वेस को उनकी रचनाएं दिलचस्प लगीं। उन्होंने करीब से मध्यम श्रेणी के मैच के लगभग पूरे स्पेक्ट्रम को चलाया। चूंकि यह क्षेत्र काफी छोटा था, इस सेटिंग में स्नाइपर्स और आर्टिलरी में के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी बाघों या पिनअप लड़कियों के विभिन्न होलोग्राफिक स्टिकर से सजे उनके सूप अप मेज के साथ ये मेक पायलट ऐसे व्यवहार करते थे मानो वे सितारे हों। हालांकि पुराना अदरक अधिक तीखा होता है। बाकी आधे पायलट अक्सर मंच पर होते हैं। इसमें ऐसे दिग्गज शामिल थे जो क्षेत्र में सेवा करने के लिए अक्षम थे। अक्सर विभिन्न घावों से पीड़ित होने के कारण इन गंभीर पायलटों को सेवानिवृत्ति में अपने शेष दिन बिताने के लिए इस्तीफा नहीं दिया गया था, जबकि उनके उपकरण अक्सर अमीर बच्चों की तुलना में सस्ते होते थे। उनकी व्यापक दक्षता और युद्ध के अनुभव ने उनके उपकरण की भरपाई कर दी। चूंकि उनके पास खोने के लिए और भी बहुत कुछ था, इसलिए वे अक्सर बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से लड़ते थे, इस हद तक कि उन्हें भयंकर क्षति होने से पहले ही मैच छोड़ देना पड़ता था। दो प्रकार के पायलटों के बीच विरोधाभास अक्सर सबसे रोमांचक मैचों का कारण बनता है। युवा पीढ़ी की अति आक्रामकता अक्सर अधिक सतर्क पुरानी पीढ़ी पर हमले से बचाव करने के लिए दबाव डालती है। हमलावर और रक्षक दोनों ने अपने विरोधियों की किसी भी गलती का फायदा उठाने के लिए अलग अलग कौशल पर भरोसा किया। वह लेविटिकस मंच पर आ रहा है। कार्लोस अपनी सीट से उठते ही चिल्लाया, वह शौकिया रिंग में मेरा पसंदीदा पायलट है। वेस ने पायलट और मेक को देखा जिसने उसके दोस्त की नजर को पकड़ लिया। मशीनरी में अपनी विशेषज्ञता के बिना भी वह बता सकता था कि पुरानी मशीन अपने आखिरी पड़ाव पर है। कवच प्लेटों का इतना विचित्र पैचवर्क था कि यह बताना मुश्किल था कि क्या कोई मूल प्लेटें बची थीं। मेक की चाल भी असमान दिख रही थी, मानो बाएं पैर में दाएं पैर की तुलना में कुछ कम शक्ति हो। जहां तक इसके हथियारों की बात है, यह स्पष्ट रूप से कंधे पर टिका होता था, लेकिन जहां वे बैठते थे वहां केवल कुछ छेद रह जाते थे। इसके पास एक भद्दे आकार का डंडा था जो इसके एकमात्र हथियार के रूप में एक पुनराकारित निर्माण बीम हो सकता था। यह सचमुच बहुत ही भयानक यंत्रणा है। आप इस आदमी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? यार,
तुम लेव्य व्यवस्था के बारे में नहीं जानते। कार्लोस ने वेस को ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। यार, तुम बहुत लंबे समय से ग्रिड से बाहर रह रहे हो। क्या वह बैकवाटर ग्रह इतना सुदूर है कि आप अब मैदान में भी नहीं रह सकते? अरे, मैं तो काम में व्यस्त हो गया हूँ। मैंने 1.5 साल पहले इस दृश्य का अनुसरण करना छोड़ दिया था। कार्लोस ने कंधे उचकाए और लेविटिकस के प्रति अपने आकर्षण के बारे में बताया। वैसे भी यह लड़का विशेष है। अन्य सभी सक्रिय पायलटों के विपरीत वह एक सीमावर्ती शक्तिशाली व्यक्ति है। इस मामले में वे सचमुच बदकिस्मत है। इससे वेस को आश्चर्य हुआ, जिससे उसने लेविटिकस और उसकी मशीन को दूसरी बार देखा। अब जब उसने करीब से देखा तो हरकतें एक नियमित मशीन की तरह तरल नहीं थीं। छोटी छोटी हकलाहट और झटकेदार बदलाव या तो खराब तंत्रिका इंटरफेस या खराब योग्यता वाले पायलट के विशिष्ट लक्षण थे। वे कहते हैं कि किसी मशीन को चलाने की योग्यता का अभाव दुनिया की सबसे बुरी बात नहीं है। कार्लोस ने जारी रखा, एक पल के लिए पूरी तरह से भूल गया कि वेस भी एक पायलट बनने की ख्वाहिश रखता था। आदर्श होने से भी बदतर एक नियति है, और वह है एक शक्तिशाली व्यक्ति होना जो मुश्किल से ही दहलीज को पार कर पाता है। अच्छा, ऐसा है। यदि लेविकस एक सीमावर्ती मामला है तो उसे इतनी अच्छी तरह से एक मेक चलाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी भी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना में पायलटिंग में 2 गुना काम कर रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसने अपनी प्रतिक्रिया को तेज करने की कोशिश में कितना लंबा समय बिताया। यदि एक नियमित पायलट 100% पर काम करता है तो वह अपनी क्षमता का 150% प्रदर्शन करने के लिए खुद को ओवरक्लॉक कर रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली लग रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे घटिया मीडियम मशीन अपने प्रतिद्वंद्वी पर झुक रही हो। एक चमचमाती नीली रोशनी वाली मशीन जो कि लेविटिकस की दास्ता थी। धीमी प्रतिक्रिया गति वाले पायलट के लिए सबसे खराब चीज एक हल्की मशीन थी जो गति में विशेषज्ञता रखती थी। फिर भी आधे से अधिक भीड़ अभी भी लेविटिकस के पक्ष में है, जिसमें कार्लोस भी शामिल है। वेस हर किसी के उत्साह से भ्रमित था। ऐसा लग रहा था मानो लेविटिकस के हारने की संभावना उनके मन में थी ही नहीं। भीड़ का क्या हाल है? ओह, आप देखेंगे। यह मत सोचो कि मेरे आदमी लेवी को इतनी आसानी से हराया जा सकता है। वह कोई चमत्कार कर देगा, जैसा कि उसने कई बार किया है। मैच शुरू हुआ। जैसा कि अनुमान था, नीली रोशनी वाली मेक ने मध्यम मैच के चारों ओर अधिकतम संभव गति के करीब चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेविटिकस स्थिर रहा, यहाँ तक कि प्रकाश मेक के उन्मुखीकरण को बनाए रखने के लिए मुड़ने का प्रयास भी नहीं किया। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी मीडियम मेच के पीछे पहुंच गया और अपने जुड़वां खंजर के साथ तैयार होकर आगे बढ़ गया। फिर भी किसी भी ब्लेड के टकराने से पहले लेविकस ने अपनी मशीन को पीछे की ओर गिरा दिया। उसने इसे इस तरह से किया कि उसे अपने कर्मचारियों के एक छोर को अपने निकट आने वाले दुश्मन से सीधी टक्कर के रास्ते पर रखने की अनुमति मिल गई। प्रकाश यंत्र ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन लेविकस ने अपनी तात्कालिक कार्रवाई को इतना करीब कर दिया कि उसे हिट की गारंटी मिल सके। इसके श्रेय के लिए लाइट मेक का अधिकतम उपयोग किया गया। इसकी प्रभाव क्षेत्र को उसकी छाती के मध्य से उसके दाहिने कंधे तक स्थानांतरित करने की गतिशीलता। दर्शकों में से बहुत से लोग कराह उठे क्योंकि कर्मचारी कवच का एक गुच्छा खोदने में कामयाब रहे, लेकिन और कुछ नहीं। वेस को पता था कि वे बिना किसी कारण के नहीं कराहते थे। अखाड़ों का एक और भयानक आकर्षण यह था कि मौतें असामान्य नहीं थीं। 1-2 बार ऐसा हुआ तो ठीक, लेकिन वे इतने नियमित रूप से घटित हुए कि लोगों ने पहचान लिया कि वहां और भी बहुत कुछ चल रहा है। वास्तव में
प्रत्येक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में बनाए गए सुरक्षा उपाय इतने निम्न स्तर के थे कि कई लोगों को संदेह था कि मैदान के मालिकों ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है। यह YTE को किसी भी तरह का खून खराबा होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किए गए व्यापक और विश्वसनीय सुरक्षा उपायों से बहुत दूर था। फिर भी प्रकाश यंत्र पीछे की ओर उछल गया और लेविटिकस की पहुंच से काफी दूर हो गया। इसने अपनी क्षति को ध्यान में रखा और अपने विकल्पों की गणना करना शुरू कर दिया। हालांकि लेविटिकस ने अपने प्रतिद्वंद्वी को दूसरा उत्तर देने का अवसर नहीं दिया। स्पष्ट प्रयास से उसकी चाल प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ने लगी। हल्की मशीन सहज रूप से पीछे की ओर छलांग लगाती रही और पकड़े जाने से बचने के लिए दूरी बढ़ाती रही। पीछा कई मिनट तक जारी रहा, लेकिन वेस को यह अजीब लगा कि लेविटिकस ने पीछा करने का प्रयास भी किया। आखिरकार एक मध्यम मेघ कभी भी हल्के मेघ तक नहीं पहुंच सकता। उनके प्रतिद्वंद्वी को भी इसका एहसास हुआ और वे शांत होने लगे। इसका पीछे हटने का पैटर्न और अधिक उत्कृष्ट हो गया और इसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि यह कभी भी एक कोने में न अटके। यह आदमी क्या कर रहा है? हाँ, कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा पागल कर देता है जो पल्लड़ा उसके पक्ष में कर दे। करीब से देखने पर वेस ने पहचान लिया कि लेविटिकस ने अपनी ऊर्जा संरक्षित रखी है। वह हमेशा सबसे अच्छा मोड़ लेता था और कम से कम कदमों के साथ लाइट मेघ को काटने के लिए आगे बढ़ता था। इस बीच लगातार घूमने फिरने से लाइट मेघ की ऊर्जा खपत एक अस्थिर दर तक बढ़ गई। शौकिया रिंग में ऊर्जा भंडार केवल 20% तक ही ऊपर होता है, ठीक है? हाँ, वह नहीं बदला है। आखिरी चीज जो कोई भी देखना चाहता है वह है क्षरण की लड़ाई। एक वास्तविक लड़ाई में मशीनों को कुछ समय के लिए अपनी खपत की दर को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि रिंग में केवल एक सीमित चार्ज के साथ यह देखने की दौड़ कि कौन पहले खुद को थकाता है हमेशा काफी जल्दी समाप्त हो जाती है। दरअसल लाइट मैक के पायलट को अपनी परेशानी का एहसास हुआ और उसने अपनी अंतहीन दौड़ रोक दी। वह उस दुविधा का सामना कर रहा था जिसका सामना किसी हल्के मेक पायलट को एक बेहतर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय करना पड़ता था। वह दौड़ता रह सकता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक ऊर्जा बर्बाद कर सकता है, या वह लड़ सकता है लेकिन बदतर परिणाम का जोखिम उठा सकता है क्योंकि उसका टन भार दुश्मन की तुलना में कम था। आखिरकार उसने समझौता करने का निर्णय लिया और छोटे छोटे पार्श्ववर्ती हमले किए। ऐसा प्रतीत होता है कि लेविटिकस कभी भी लाइट मैक के घुमावों और गोता लगाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता था, लेकिन अपने लंबे और बदसूरत स्टाफ के साथ वे इसे हमेशा लाइट मैक को अपने हमले को रोकने के लिए मजबूर करने के लिए रखता था। ऐसा ना हो कि वे खुद को स्टाफ के बट के अंत में फंसा ले। लानत है, यह हथियार ही हैं जिन्होंने इस मैच का फैसला शुरू होने से पहले ही कर दिया। वेस ने लेविटिकस और अपने कर्मचारियों के कुशल उपयोग की सराहना करते हुए टिप्पणी की। वह हल्की मशीन स्टाफ के चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। लाइट मेक ने अंततः यह सब जोखिम में डालने का फैसला किया और गहराई में गोता लगाया। कर्मचारी लाइट और मशीन के सामने मंडरा रहे थे, लेकिन इसका पायलट स्पष्ट रूप से बलिदान को ध्यान में रखकर अंदर गया। इसने अपने दृष्टिकोण में एक बगल में गति की शुरुआत की, जिससे कर्मचारियों को अपनी बाईं ओर गिरने का प्रयास किया गया। हालांकि लेविटिकस किसी तरह केवल एक सेकेंड के एक अंश के लिए गति में विस्फोट हो गया। लाइट मशीन के पावर रिएक्टर को हथियार के रास्ते में लाने के लिए कर्मचारी समय रहते अपना रास्ता सही करने में कामयाब रहे। जैसे ही लाइट मेक अपने ट्रैक पर रुकी, एक जबरदस्त खड़खड़ाहट की आवाज आई। चाकू नीचे गिर गए क्योंकि कर्मचारी का सिरा उसकी कमर के ऊपरी हिस्से से फट गया। लेविटिकस के लिए जयकार करते हुए पूरी भीड़ पागल हो गई।
उनमें से कुछ खून के लिए भी चिल्लाए। दुर्भाग्य से रोमांच चाहने वालों के लिए इस विशेष लाइट मेक मॉडल ने अपने कॉकपिट को निचली कमर में रखा था। केवल इसका पावर कोर ही कर्मचारियों द्वारा चलाया गया। यदि यह कॉकपिट होता तो निश्चित मृत्यु होती। अखाड़े के कमजोर सुरक्षा उपाय इसे समय रहते कभी नहीं रोक सकते थे। वेस को पूरा यकीन था कि लेविकस के हाथों पर खून लगा था। कोई भी अनुभवी ग्लैडिएटर ऐसी घटनाओं से बच नहीं सकता था, क्योंकि उनके लिए पीछे हटना बहुत खतरनाक था। युद्ध के बाद लेविकस ने अपनी प्रतिक्रिया की गति धीमी कर दी, खत्म हो गया था। अत्यधिक धीमेपन के साथ उसने अपने मशीन के डंडे को दूसरे मैकेनिक की लाश से खींच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि इस तरह की कार्यवाही से विपरीत पायलट को लगी कोई भी चोट बढ़ सकती थी। तो आप मेरे आदमी लेवी के बारे में क्या सोचते हैं? वह प्रभावशाली है। वह न्यूनतम गतिविधियों के साथ अपने तंत्र का अधिकतम लाभ उठाने में सफल होता है। वह एक आदर्श हेवी मैक पायलट है। कार्लोस ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने साक्षात्कारों में उल्लेख किया है कि वे अपनी पुरस्कार राशि को किसी अच्छे पुरस्कार के लिए बचा रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। थिएटर की अंगूठी ज्यादा पुरस्कार नहीं देती है। उसकी मौजूदा मशीन को चालू रखने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। एक कुंभज उठा। वेस ने अपनी कलाई उठाई और देखा कि विंसेंट रिकलिन लाइन पर थे। अब उसके काम पर वापस जाने का समय हो गया था। मुझे जाना होगा। मेरा ग्राहक कॉल कर रहा है। वह जरूर। मजा आ गया। मैं यहाँ कुछ और घंटे रुकूंगा। मेरे बिना आगे बढ़ो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। वेस ने फोन उठाया, इस उम्मीद में कि विंसेंट अच्छी खबर लेकर आएगा। अध्याय 63। नीदरलैंड क्षेत्र। मेरे आदमी वेस, मुझे आपकी फाइलें प्राप्त हुईं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। केप में कोई तामझाम नहीं है और सतह प्रकाश योजनाएं बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लगती हैं। एकमात्र चीज जो मुझे अच्छी लगी वे है कवच के नीचे लगी लाल बत्तियां। वेस उससे डरता था। अपने ग्राहक को संतुष्ट न करने का मतलब था कि मिशन के लिए उसका पुरस्कार कम किया जा सकता था। मैंने लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए अपना डिजाइन विकल्प चुना है। अत्यधिक तामझाम वह पहली चीज होगी जो आपके उपकरण को क्षति पहुंचने पर नष्ट हो जाती है। साफ सुथरी उपस्थिति बनाए रखना बेहतर है, जो प्राचीन होने पर और किसी युद्ध में जीवित रहने पर भी बहुत अच्छी लगती है। यह बहाना विंसेंट को अपने भाषण को रोकने के लिए पर्याप्त था। वह घबरा गया और अपने शब्दों पर विचार करने लगा। ठीक है, लेकिन मैं प्रकाश योजना के लिए एक पेशेवर शटल कस्टमाइजर कलाकार से परामर्श कर रहा हूँ। मुझे अब भी लगता है कि आपके डिजाइन बहुत बुनियादी हैं। अरे, मैंने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? आप कलाकार नहीं हैं। यदि आप मेरे डिजाइनों से असंतुष्ट हैं, तो बेझिझक किसी और की ओर रुख करें। हालांकि सिस्टम को यह पसंद नहीं आया, वे विंसेंट की पसंद से सहमत थे। बस यह सुनिश्चित करें कि कलाकार को पता हो कि मेच ऐसी मशीनें हैं जिन्हें अग्रिम पंक्ति में रखने के लिए बनाया गया है। हाँ हाँ, आप जो भी कहें। जहां तक अनुमति प्राप्त करने और सामग्री प्राप्त करने का सवाल है, मैं अपने सहायक को विवरण संभालने दूंगा। इसकी सराहना की जाएगी। हालांकि वह अतिरिक्त सामग्री स्वयं खरीद सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। किसी भी स्थिति में मैं अभी भी आपकी तीसरी मांग को पूरा करने के लिए एक डिजाइन पर काम करने के वैचारिक चरण में हूँ। मैं कल तक आपका प्रस्ताव देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी नई मशीन पर यथासंभव तेजी से काम करें, कम से कम 2 सप्ताह के भीतर। इससे वेस अपने रास्ते से भटक गया। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी समय सीमा के बारे में सुना।
क्या यह बहुत जरूरी है कि मैं उस समय में आपका सामान पहुंचा दूं? हाँ, यह अति आवश्यक है। मैंने पहले से ही एक शर्त लगा रखी है। मैं उस कमीने को दिखाने जा रहा हूं कि मैं डरता नहीं हूं या कुछ भी नहीं। मैं कायर नहीं हूं। हाँ, हाँ, तुम बहुत बहादुर हो। वेस ने आलोचना का शिकार होने से बचने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा, विंसेंट, मैं इसे आज ही पूरा कर लूंगा और कल तक आपके अवलोकन के लिए एक संभावित डिजाइन तैयार कर लूंगा। आपने बेहतर किया। सिग्नल अचानक कट गया, जिससे वेस ने राहत की सांस ली। वह अपने कर्तव्यों में थोड़ा लापरवाह था। उसने सोचा कि उसके पास अपने सभी विकल्पों पर विचार करने और विंसेंट के सपनों को चरण दर चरण निखारने के लिए काफी समय है। 2 सप्ताह की अचानक कठिन समय सीमा ने बेनथाइम पर उनकी आरामदायक छुट्टियों को अचानक रोक दिया। वह लकी को अपने साथ ले गया और मैदान और उसके उत्साही प्रशंसकों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सीधे एमटीए के लिए एक एयर कार का स्वागत किया। कई सुरक्षा स्कैन से गुजरने के बाद आखिरकार वे पिछले वाले के समान एक डिजाइन स्टूडियो में पहुंच गया। वह काम पर वापस जाने के लिए तैयार था। हम एक उभार हु वेस ने विचार किया जब उसने अपने में की छवि को बुलाया, अब एक और कुछ अल्प विकसित प्रकाश प्रणाली के साथ। उसकी नजर में थी मेक पहले से ही चमकदार कवच में एक शूरवीर की तरह काफी मर्दाना लग रहा था। सामने की कमर पर एक स्पष्ट उभार जोड़ने से मच का पूरा अनुभव खराब हो जाएगा। उन दिनों जो पुरुष कवच पहनते थे, वे कभी भी अपने निजी अंगों को किसी खतरे में नहीं डालते थे। यह मानव शरीर के सबसे कमजोर कमजोर बिंदुओं में से एक है। मेक्स भी लगभग वैसे ही थे। यांत्रिक रूप से भूखे पैरों के ठीक ऊपर इसकी केंद्रीय स्थिति ने इसे इंजन लगाने के लिए एक प्रमुख स्थान बना दिया। जैसे में के कमर और निचले धड़ वाले हिस्से में पहले से ही बहुत सारे कवच थे। यह होगा कुछ अजीब तरीके से मशीन की गतिशीलता को प्रभावित किए बिना सामने के भाग को लंबा करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है, जब तक कि वे उस पर समकोण पर कुछ न चिपका दे। लेकिन फिर वह अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा और विंसेंट को अभद्रता के लिए गिरफ्तार करवा देगा। मुझे इस समस्या से निपटने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं एक मानव रूप की नकल है। फिर भी मैं एक डिजाइनर दक्षता के नाम पर कमर के किसी भी उभार को यथासंभव कम करने से संतुष्ट थे। शायद विंसेंट के पास एक मुद्दा था जहां उन्होंने कहा था कि एक मेक में लिंग अभिव्यक्ति की कमी इस प्रक्रिया में इसके साथ पूरी तरह से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करती है। यदि वे वहां कुछ सूक्ष्म चीज डालता है, तो यह मेक के एक्स फैक्टर में भी सुधार कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर पायलट दूसरे लिंग का हो? वे कल्पना कर सकते थे कि मेक और पायलट के बीच संगति होनी चाहिए, लेकिन बहुत मजबूत नहीं। बहुत सारी महिला और अन्य लिंग वाले पायलटों ने बहुत ही मर्दाना शैली में शानदार प्रदर्शन किया, और जबकि वे कमाम हैं, उनके स्वयं के स्त्री दिखने वाले फैंटासिया संस्करण ने यह भी दिखाया कि किसी भी पुरुष पायलट ने कभी भी महिला पायलटों की तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया। फिर भी वे मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि लिंग मायने रखता है। शायद यही वह बड़ी दीवार थी जिसने उसे एक फैक्टर के मामले में इसे अधिक स्कोर करने से रोक दिया था। उदाहरण के लिए कि उसने सिस्टम से सी रेटिंग अर्जित की, उसे अन्य कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया होगा। यह और भी अधिक हो सकता है यदि वेस ने सबसे पहले अपने मेक के लिंग पर ध्यान दिया हो। क्या यही उच्चतर एक्स फैक्टर प्राप्त करने का रहस्य है? वेस ने स्वयं से पूछा, और अब तक प्राप्त ज्ञान से उसने अनुमान लगाया कि यह आगे बढ़ने के लिए एक व्यवहार्य दिशा हो सकती है। फिर उन्हें सिस्टम के स्किल ट्री में कुछ अजीब कौशल और उप कौशल याद आए। वे अधिकतर यांत्रिक उपकरणों के पुर्जों को जैविक समकक्षों से बदलने से संबंधित थे।
इसलिए मिश्र धातु और पॉलीमर से बनी कृत्रिम मांसपेशियों का उपयोग करने के बजाय इन शोधकर्ताओं ने समान आकार और कारक के साथ जीवित मांसपेशी ऊतक का संवर्धन किया। मेघ मानव शरीर की नकल है। आकाशगंगा में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वाक्यांश पर दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक शाब्दिक विश्वास करते हैं। वेस ने कल्पना की कि उसने मानवता के अभिजात वर्ग द्वारा खोजे जा रहे महान रहस्यों में से एक को छुआ है। उन्होंने महसूस किया कि मेक डिजाइनर सिस्टम द्वारा अनजाने में यह उजागर करना कि अन्य शोधकर्ता अपनी अंधेरी और छिपी हुई प्रयोगशालाओं में क्या खोज रहे हैं, खतरनाक रहस्य थे। यह उसके स्तर से इतना ऊपर था कि अगर उसने कभी भी अपने किसी भी संदेह को प्रकट किया तो वे किसी प्रथम श्रेणी के सुपरस्टेट से अपने सिर पर एक पूरा युद्ध बेड़ा खींच सकता था। बेहतर होगा कि मैं इन सभी विचारों को फिलहाल बंद ही रख दूं। उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला और अपना ध्यान पुरुष शरीर रचना के एक निश्चित हिस्से को चित्रित करने के मामले पर वापस कर दिया। उन्होंने फिर से गैलेक्टिक नेट का संदर्भ दिया और देखा कि प्राचीन प्री स्पेस उड़ान सभ्यताएं क्रॉच को कवच देने के मामले से कैसे निपटती थीं। बहुत सारी उपहास उत्प्रेरक छवियां सामने आईं। कुछ प्राचीन शस्त्रागारों ने वस्तुतः एक फॉर्म फिटिंग कॉर्डपीस को आकार दिया जो देखने में ऐसा लगता था कि वे सदस्य को अच्छी तरह से फिट कर सकते हैं। आज के युग में अगर वेस ने अपनी मशीन पर ऐसी कोई चीज लागू की तो वे सचमुच अपने पेशे से बाहर हो जाएगा। थोड़े बड़े और सूक्ष्म कॉर्डपीस ज्यादा बेहतर नहीं थे। वे अभी भी इतने स्पष्ट रूप से उभरे हुए थे कि वे किसी पर्यवेक्षक की नजर को व्यक्ति की कमर तक पहुंचाने में कभी असफल नहीं हुए। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सुरक्षा की पेशकश की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ध्यान आकर्षित किया उससे वे इतराते हुए मोर की तरह दिखने लगे। फिर ऐसा नहीं है कि विंसेंट कोई अलग है। फिर भी वेस ने एक अधिक सभ्य उदाहरण की तलाश की। उन्हें कुछ दिलचस्प तस्वीरें मिलीं। कुछ कवच डिजाइनरों ने चेनमेल या प्लेटेड स्कर जोड़कर इस मुद्दे को बड़े करीने से टाल दिया। हालांकि वह कुछ यंत्रों के साथ शानदार ढंग से काम करेगा, लेकिन वे विंसेंट के क्रोध को आकर्षित करने के लिए निश्चित था। आखिरकार एक आदमी ने कभी स्कर्ट नहीं पहनी और उसका ग्राहक उसकी मर्दानगी का प्रदर्शन करना चाहता था, उसे पूरी तरह से नकारना नहीं चाहता था। अंततः उन्होंने कुछ कॉर्डपीस देखे जो आधुनिक समय के लिए कुछ अधिक उपयुक्त लग रहे थे। इन कॉर्डपीसों में गोल आकार तिरछे होते थे और इसके स्थान पर त्रिकोणीय और आयताकार रूपों के संयोजन में तेज कोणों का उपयोग किया जाता था। इन उदाहरणों ने यह सुझाव दिया कि वे अनुचित ध्यान आकर्षित किए बिना क्रॉच की रक्षा करने का अपना काम करने के लिए वहां आए थे। यह तीक्ष्ण, आधुनिक दिखता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अशोभनीयता की सीमा पार नहीं करता था। वेस को यह अवधारणा इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत डिजाइन स्टूडियो के डिजाइनर कार्यक्रम को चालू कर दिया और अपनी प्रेरणाओं को मूर्त रूप दिया। उसने साथ में कुछ रुकावटें भी दी। रास्ता मार्क एंटनी भारी बख्तरबंद सीजर ऑगस्टस पर आधारित एक फ्रेम था। दोनों मेज का वजन मध्यम भार वर्ग के शीर्ष छोर पर था। चूंकि पैर और कमर किसी भी मेज के सबसे भारी बख्तरबंद हिस्सों में से कुछ थे, इसका मतलब था कि शीर्ष पर अतिरिक्त परतें जोड़ना बेहद असामान्य था। वेस को पैरों की गति की सीमा पर विचार करना था। अत्यधिक विकृतियां मशीन से टकरा सकती हैं और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी कठोर बाधा को कुचल सकती हैं। उन्हें संदेह था कि विंसेंट चाहता था कि हर कोई उसे कॉकपिट के अंदर उसकी प्रतिकृति मर्दानगी को नष्ट करते हुए देखे। कॉर्डपीस को त्रिकोणीय आकार देना ताकि इसका निचला भाग छोटा हो जाए केवल इतनी ही दूरी तक जा सकता है। यदि मैं किसी भी टकराव से नहीं बच सकता तो इसके लिए कुछ देना होगा। उसने कल के बारे में सोचा और विंसेंट के साथ अपनी बातचीत को याद किया।
उन्होंने लापरवाही से इस हिस्से को बनाने के लिए स्पंज जैसी सामग्री का उपयोग करने का उल्लेख किया। इस तरह की विधि वेस को अपने स्वयं के लिंक को नष्ट करने के लिए अपनी मशीन को खुला छोड़ने की समस्या से बचने की अनुमति दे सकती है। इस साधारण हिस्से को डिजाइन करने में उन्हें 1 घंटे का समय लगा। उन्होंने सबसे पहले बाजार से एक लचीला स्पंज जैसा मिश्रण लिया और इसे मोटे तौर पर त्रिकोणीय आकार दिया जो कमर के निचले हिस्से से पर्याप्त रूप से फैला हुआ था। नरम और लचीले मिश्रण को ढकने के लिए बख्तरबंद प्लेटों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने के लिए उन्होंने इसे छोटा कर दिया। वह किसी भिन्न सामग्री का सहारा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उसी HRF कवच चढ़ाना का उपयोग करना चुना। पीछे हटने के बाद उसने मेक के पूरे प्रक्षेपण को अपने अंदर ले लिया। मार्क एंटनी अभी भी विस्मयकारी और लड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे। त्रिकोणीय बख्तरबंद कॉर्डपीस ने फिर भी पर्याप्त मात्रा में ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इसका डिजाइन इतिहास के अधिक अश्लील उदाहरणों से काफी अलग था। यह स्वादिष्ट लग रहा था, भले ही वेस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि विंसेंट ने इस अतिरिक्त को स्वीकार कर लिया होगा। उनका मार्क एंटनी संस्करण किसी तरह कॉर्डपीस के साथ अधिक संपूर्ण लग रहा था। खैर, वेस ने व्यक्तिगत रूप से इसे छोटा और कम ध्यान खींचने वाला बनाना पसंद किया। फिर भी अब जब उन्होंने इस सवाल पर विचार किया कि क्या मेक के लिंक होने से कोई फर्क पड़ता है, तो यह अधिक उपयुक्त लगता है। जब वेस ने सुबह विंसेंट से संपर्क किया तो उसने उदास दिखने वाले वंशज को अपने काम का प्रक्षेपण दिखाया। यहाँ तक कि विंसेंट ने भी स्तब्ध भाव अपनाया। संवर्धित रूप की प्रशंसा करते हुए उसका जबड़ा व्यावहारिक रूप से खुला रह गया। यह बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल इसी के लिए जा रहा था। यह मेरी पसंद से थोड़ा अधिक उत्तम दर्जे का है, लेकिन अब कोई भी मेरे पैकेज को छुपाने के लिए मेरा उपहास नहीं करेगा। वेस ने सवाल किया कि मेक द्वारा अनावश्यक परिवर्धन के बहिष्कार की आलोचना करने की समझ वास्तव में किसके पास नहीं है। फिर भी उसने अपना मुंह बंद रखा, किसी भी शक्तिशाली उत्तराधिकारी का अपमान करने और उसी समय विंसेंट के पैर की उंगलियों पर कदम रखने को तैयार नहीं था। कई मिनटों तक कॉर्डपीस की प्रतिभा के बारे में बात करने के बाद विंसेंट ने अंततः वेस को हरी झंडी दे दी। मैं चाहता हूं कि आप जिस भी डर्टबॉल में रहते हैं वहां वापस जाएं और इस डिजाइन के अनुसार मेरा मेक तैयार करें। यदि आपको किसी अतिरिक्त चीज की आवश्यकता हो तो सुनिश्चित करें कि आप मेरे सहायक के साथ समन्वय करें। जब तक आप काम पूरा न कर लें, मुझे वापस न बुलाएं। उनके निजी सहायक ने कार्यभार संभाला। वेस ने खेप, प्रकाश व्यवस्था और कॉर्डपीस के लिए सामग्री की खरीद की प्रगति के बारे में थोड़ा पूछा और एक आश्वस्त जवाब मिला। हमारे लॉजिस्टिक विभाग ने क्लाउडी कर्टेन में आपके वर्कशॉप में तेजी से डिलीवरी की है। वे आपके गृह पर आपकी उड़ान से बहुत पहले पहुंच जाएंगे। इसके बाद वेस ने निजी सहायक को एक कमीशन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने दलाल से संपर्क करने के लिए कहा। मार्सेला बातचीत के बिक्री हिस्से को संभालने में अधिक सक्षम थी। एक बार जब उसे अपना अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया तो वे अपनी आवश्यक सभी अन्य सामग्रियों को अपनी कार्यशाला में भेज सकता था। जैसे ही वेस ने अपना छोटा सा सामान पैक किया और अपनी बिल्ली को वापस स्पेसपोर्ट पर लाया, उसने सोचा कि उसे वास्तव में अपनी मशीन कैसे बनानी चाहिए। विंसेंट का उत्पाद लगभग 13 दिनों में उनके हाथों में होना था, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन प्रमाणन और शिपिंग में बहुत समय लगता था और इसी तरह अनुकूलन में भी। वह यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि विंसेंट एक दिन में अपनी नई मशीन में महारत हासिल कर लेगा। पहली बार जब उन्होंने मार्क एंटनी का निर्माण किया तो उन्हें 1 सप्ताह का समय लगा और तब उन्होंने अधिकतम सावधानी के साथ काम किया। अब जब वे निर्माण प्रक्रिया से थोड़ा और परिचित हो गया
तो वे अधिकांश अत्यधिक सावधानी छोड़ सकता था और थोड़ा और तेजी से काम कर सकता था। आदर्श रूप से अतिरिक्त भागों सहित निर्माण में 1 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अब और यह सवाल उठाता है कि मैं परेशान क्यों होता हूँ। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से मेक का निर्माण करना। वह निश्चित रूप से अपने उत्पादन की देखभाल के लिए एक पूर्णकालिक फैब्रिकेटर को काम पर रखने की कल्पना कर सकता था, लेकिन अब समय नहीं था। उसने अपनी नौकरी की पेशकश को टालने के लिए कार्लोस से मानसिक रूप से माफी मांगी। एक बार जब उन्हें अपने उत्पाद के लिए अधिक मांग प्राप्त हो गई, तो वे इस मुद्दे पर फिर से विचार कर सकते थे। अध्याय 64। दूसरा मेक। जब तक वेस्ट ट्रांजिट शटल से बाहर निकला, उसने अपने गृह की ताजी और नम हवा में सांस ली। बेंथाइम व्यापार और व्यवसाय का एक पिघलने वाला बर्तन हो सकता है, लेकिन इतने छोटे गृह में इतने सारे लोगों की मेजबानी करना अच्छा नहीं रहा। वह लकी और उसके तैरते सामान वाहक को पास की एक कार पर ले गया और अपने घर वापस चला गया। उनके लौटने तक उनकी कार्यशाला को सामग्री की पहली डिलीवरी मिल चुकी थी। संशोधित मार्क एंटनी को बनाने के लिए आवश्यक बाकी कच्चा माल दिन भर में आता रहा। एसएएस द्वारा स्थापित नई सुरक्षा प्रणाली ने अपना काम किया और आने वाले डिलीवरी शटल और उनके द्वारा ले जाए गए कंटेनरों का गहन स्कैन किया। वेस ने पहले ही अपने सिस्टम के डिजाइनर प्रोग्राम में डिजाइन को बुला लिया और अपने पहले व्यावसायिक डिजाइन को अनुकूलित किया। इस डिजाइन को पहली बार पूरा करने के बाद से उन्होंने अपने कौशल को थोड़ा उन्नत कर लिया था, इसलिए वेस ने इसका लाभ उठाते हुए अपनी मशीन की गति और कवच विशिष्टताओं को मामूली रूप से बढ़ाया। अभी कुछ ही सप्ताह हुए हैं, लेकिन मैं अपने उन्नत कौशल के साथ पहले ही इतना आगे बढ़ चुका हूँ। उसकी प्रगति की गति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। केवल अधिक उन्नत राज्यों द्वारा पोषित सच्चे अभिजात वर्ग ही इतनी तेजी से सुधार कर सकते हैं। लाइन पर 3000 डीपी के साथ वेस ने इस निर्माण कार्य को अत्यंत महत्व दिया। वह अपने दूसरे प्रोडक्शन को विफल नहीं कर सके। इससे न केवल मिशन खराब हो जाएगा, बल्कि यह उसके पतले रिकॉर्ड पर खराब ट्रैक रिकॉर्ड भी छोड़ सकता है। किसी गेंद के विफल होने की 50% संभावना उसकी प्रतिष्ठा बनाने का अच्छा तरीका नहीं था। जैसे ही डिजाइन के लिए उनका अनुकूलन पूरा हो गया, वेस ने अपना निर्माण शुरू करने का कठिन कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने कच्चे माल को खोला और उन्हें छांटा। उन्होंने प्रत्येक लॉट की सत्यनिष्ठा और पूर्णता की जांच की। सौभाग्य से इन सामग्रियों को खुले बाजार से अधिशेष के रूप में खरीदने के बावजूद वादे के अनुसार उन सभी को वितरित किया गया था। एमटी ने इस तरह की हेराफेरी पर उदासीन रुख अपनाया, इसलिए उन्होंने अपनी निगरानी में होने वाले सभी व्यापारों की गारंटी दी। इस तरह के जबरदस्त समर्थन पर भरोसा करने के कारण वेस को उन डिलीवरी से बहुत उम्मीदें थीं जिनके लिए उसने अच्छा पैसा चुकाया था। उन्हें अपनी कार्यशाला में लाने के लिए उन्होंने 18 मिलियन तक क्रेडिट खर्च किए। सब कुछ तैयार है, अब मुझे बस सही मूड में आने की जरूरत है। उनके संशोधित संस्करण से अभी भी वही भूमिका निभाने की उम्मीद थी, हालांकि इसके बदले हुए स्वरूप के लिए थोड़ी अलग प्राथमिकताओं की आवश्यकता थी। वेस को मेक बनाते समय ध्यान केंद्रित करने वाली चीजों की अपनी सूची में अच्छा दिखने का लक्ष्य जोड़ना पड़ा। मैं जानता हूं कि डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे बस इतना करना है कि उस आभासी प्रक्षेपण को एक बहुत ही वास्तविक इकाई में परिवर्तित करना है। हालांकि उन्होंने 7 दिनों की निश्चित समय सीमा तय की, वेस ने अपने निर्माण में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बड़ी मेहनत से सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया, जो बिना किसी त्रुटि के मार्क एंटनी के सभी भागों का निर्माण करना था। प्रक्रिया के साथ उनकी परिचितता के साथ साथ उनके निर्माण कौशल के समेकन ने उन्हें बिना किसी समस्या के अधिकांश भागों का निर्माण करने की अनुमति दी।
HRF कवच चढ़ाना को अस्तित्व में आने में सबसे अधिक समय लगा। हालांकि एक बार जब वे सभी कौशल जान गए तो वे इसके निर्माण में कोई जोखिम नहीं आया। इसे कच्चे बड़े पैमाने पर उत्पादन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, क्योंकि कवच को एक सस्ता और उच्च संसाधित कवच संस्करण माना जाता था। वेस के लिए यह एक फायदा और नुकसान दोनों था। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब जब वह जानता था कि पेचीदा आकृतियां कैसे बनाई जाती हैं, तो ब्रेनडेड वेस भी एक अच्छा बैच बनाने में कामयाब हो सकता था। हालांकि मूल रूप से इस फॉर्मूले को विकसित करने वाले मार्लिन सॉल्यूशंस ने इसे यथासंभव फलप्रूफ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया था, जिसका अर्थ है कि कवच के अस्तित्व में आने से पहले बीच में बहुत सारे कठिन कदम उठाने होंगे। संक्षेप में, इसके निर्माण में अभी भी उनके शेड्यूल से 2 दिन का समय लगा। गदा और ढाल अपेक्षाकृत सरल डिजाइन थे, फिर भी उनके बड़े द्रव्यमान और आयतन का मतलब था कि उनके पुराने 3D प्रिंटर को उनका पूरा उत्पादन करने में काफी लंबा समय लगा। चूंकि बाकी घटकों को तैयार करने में काफी तेज उत्पादन में 2.5 दिन लगे, इसलिए वेस के पास असेंबली के लिए केवल 3 दिन बचे थे। सौभाग्य से किसी मेक को उसके घटक भागों से जोड़ने की प्रक्रिया कोई नाजुक प्रक्रिया नहीं थी। कर रहा है, इसने पहली बार ही बाद के असेंबलिंग कार्यों के लिए एक ठोस नींव रखी, और चूंकि वेस ने डिजाइन में केवल मामूली बदलाव किए, इसलिए उन्हें बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस स्तर पर उनके सामने एकमात्र वास्तविक समस्या यह थी कि उनके पास केबल और अन्य नाजुक घटकों के लिए हमेशा बहुत कम जगह होती थी। मार्क एंटनी को इसके बेस मॉडल से आंशिक रूप से भीड़-भाड़ वाला इंटीरियर विरासत में मिला है, और वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सके, भले ही उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हों। यह भाग निर्माण चक्र का सबसे जोखिम भरा चरण है। मैं इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकता। यदि मैं केबलों में बहुत अधिक ताकत लगाता हूं, तो मैं कुछ तोड़ने के लिए उत्तरदायी हूं। इस प्रकार, उनकी अपेक्षा के अनुरूप, वेस ने अंततः 7.5 दिनों के बाद मेक का मूल ढांचा पूरा कर लिया। जबकि मेक भयानक रूप से पूर्ण लग रहा था, वेस को अभी भी विंसेंट की चमक को जोड़ना पड़ा। सौभाग्य से, सभी अतिरिक्त चीजें जटिल नहीं थीं। प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के लिए सबसे जटिल प्रणाली थी। वेस ने अपने अधूरे मेक को कसकर सील नहीं किया था, लेकिन इसकी प्लेटिंग में कई छेद छोड़ दिए थे। वह आसानी से आंतरिक प्रकाश व्यवस्था भर सकता था और वायरलेस पावर ट्रांसमीटरों को किसी भी कोने में स्थापित कर सकता था जो इतने छोटे हिस्से में फिट हो सकता था। बाहरी प्रकाश व्यवस्था से उसके लिए कम समस्या उत्पन्न हुई। ये पतले, सपाट टुकड़े पहले से ही चुने गए एक कुशल कलाकार विंसेंट द्वारा बनाए गए थे। वेस को स्वीकार करना पड़ा कि तीक्ष्ण, कोणीय डिजाइन उनके अपने दयनीय प्रयासों से बहुत आगे था। कलाकार उन्हें इस तरह से बनाने में भी कामयाब रहे कि कॉर्डपीस की तारीफ हो सके। इसने मेक की मर्दानगी को मजबूत किया। रोशनी लगाने और क्रिम्सन किप संलग्न करने के बाद, वेस के पास अंतिम टुकड़ा बचा था। कॉर्डपीस जमीन पर पड़ा हुआ था, जो उसके लगभग तैयार मेक पर रखे जाने के लिए तैयार था। वह एक क्षण के लिए झिझका। ये थोड़ा शर्मनाक है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और का प्राइवेट पार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। फिर भी, अपने दूसरे निर्माण को पूरा करने के लिए, उसे यह चरण पूरा करना पड़ा। आग भरते हुए, उसने एक रोबोटिक हाथ को कॉर्डपीस को पकड़ने और उसे ऊपर उठाने का आदेश दिया। त्रिकोणीय सजावट असाधारण सामग्रियों से नहीं बनाई गई थी, इसलिए हाथ को इसे उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब वेस ने यह सुनिश्चित कर लिया कि संरेखण डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप है, तो उसने अंतिम बटन दबाया और हाथ को कॉर्डपीस को उसके सही स्थान पर मजबूती से संलग्न करने दिया। वेस ने गहरी सांस छोड़ी।
मेक लगभग पूरा हो चुका था। जब उसने एक होवरबोर्ड पर कदम रखा और खुद को कॉकपिट तक उठा लिया, तो उसने अपने स्कैनर बोर्ड को किसी भी छिपे हुए दोष के लिए मशीन को खंगालने दिया। वह अंतिम चरण पूरा करना नहीं भूले। उसने कॉकपिट में प्रवेश किया और उस छोटे छेद की जांच की जहां वेस अपना अगला रत्न रखने वाला था। मैं क्या चुनूं? हालांकि वेस ने रत्नों का एक छोटा संग्रह इकट्ठा किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उल्लेखनीय नहीं था। लकी ने अभी भी उस विदेशी मिश्र धातु को खत्म नहीं किया था जिसे उसने उस गुमनाम डिब्बे से निकाला था, जिसे कुछ समय पहले किसी ने उसके पते पर पहुंचाया था। वेस को उम्मीद थी कि उसकी रत्न बिल्ली असाधारण सामग्रियों को पचा लेगी और शायद इस मशीन के लिए इसका उपयोग करेगी, लेकिन जाहिर तौर पर वह बहुत आशावादी था। उसने थैली खोली और उसमें अब तक उठाए गए सभी रत्न रख दिए और सबसे चमकीला टुकड़ा ढूंढ निकाला। यह एक असाधारण चमकदार जिक्रोन रत्न निकला। मामूली अनुनाद का जिक्रोन स्थापित होने पर मे के हथियार की टोन गुणवत्ता 20% बढ़ जाती है। पहली नजर में वेस को लगा कि उसका जैकपॉट लग गया है। इतने सारे रत्न इकट्ठा करने के बाद, जिससे किसी विशेषता में केवल 1% या उससे भी कम की वृद्धि हुई, उसने अचानक एक ऐसा रत्न निकाला जिसने कुछ हद तक 5वें हिस्से तक सुधार किया। फिर उसने विवरण को करीब से पढ़ा और निराश हो गया। कान वाला गुणवत्ता। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मणि ने मूल रूप से जो किया वह मे के हथियार प्रभाव को और अधिक सुखद बना दिया। किसी भी मेक पायलट या डिजाइनर से पूछें कि क्या उन्हें परवाह है कि वे कैसे लग रहे थे। उनमें से किसी ने भी कभी इसकी परवाह नहीं की। वेस को यह रत्न सुंदर दिखने के अलावा बिल्कुल बेकार लगा। सच कहूं तो वह इससे छुटकारा पाकर खुश था। इसका स्वरूप विंसेंट के घमंड से मेल खाता था। मणि को उसके स्लॉट में स्थापित करने के बाद वेस ने एक पल के लिए मे के कंसोल को सहलाया। कभी कभी वह अब भी एक मशीन चलाने का सपना देखता था। फिर उसने अंधेरे कॉकपिट को देखा और मन ही मन सोचा कि इसका हर हिस्सा उसने खुद ही बनाया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे पूरा करने के लिए बहुत सारी मशीनों का उपयोग किया, लेकिन इन दिनों व्यावहारिक रूप से इसका मतलब हस्तनिर्मित था। मुझे तुम्हारी याद आने वाली है। वेस ने मे के कॉकपिट को छोड़ दिया और होवरबोर्ड को उसे नीचे ले जाने दिया। उसके अंदर जैसे जैसे अभिमान उमड़ता गया, संतुष्टि पूर्वक एमटीए से संपर्क किया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी दूसरी मशीन का निर्माण पूरा कर लिया। अब उसे बस मेक को प्रमाणित करना था और मार्सेला को प्राथमिकता वाले कार्गो शटल पर इसे वापस बेंटहेम भेजने देना था। उन्होंने इस बार एमटीए के कर्मियों को उनके बिना तैयार मशीन को उठाने देने का विकल्प चुना। वेस को संदेह था कि प्रभारी तकनीशियन गर्ट्रूड ने उनकी उपस्थिति की सराहना की। जब मैं एक अन्य प्रमाणन प्रक्रिया के साथ उसके कार्यक्रम में बाधा डालूंगा तो वह फिर से नाराज हो जाएगी। फिर भी वेस को उम्मीद थी कि एमटीए में उसके नए संपर्क उस जिद्दी महिला को काबू में रख सकते हैं। क्लाउडी कर्टेन शाखा के प्रभारी रयान बाल्डविन और जस्टिन चैंडलर जैसे सभ्य लोगों के साथ वेस के पास इसकी ईमानदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। वैसे इससे यह सवाल उठता है कि सबसे पहले वे ग्रह के इस बैकवाटर में क्यों तैनात हैं? वे अपनी वर्तमान पोस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वेस बहुत अदूरदर्शी था? हालांकि एमटीए में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें ऐसा लगता था मानो बाल्डविन और चांडलर की प्रतिभाएं यहां बर्बाद होगी। इस शांत पड़ोस में शायद ही कुछ रोमांचक हुआ हो। शायद इसी कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां तैनात होना चुना, या शायद उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। वेस ने अपना सिर हिलाया और इस मुद्दे पर अपना सिर फोड़ना बंद कर दिया। आकाशगंगा में फैले एक बड़े शक्तिशाली संगठन के रूप में
एमटीए के महल की साजिश ने रिट्सवर्ग के हॉल में होने वाली हर चीज को बच्चों के खेल जैसा बना दिया। उनके जैसे बाहरी व्यक्ति को एमटीए के अंदर क्या हुआ इसके बारे में अटकलें लगाने का कोई अधिकार नहीं था। जब वह प्रमाणीकरण समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, उसने मार्सेला को फोन किया। एक थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ एक मोटी महिला का चेहरा उसके कलाई प्रोजेक्टर से बाहर आया। क्या आप जानते हैं कि डोरम में वापस आने में कितनी देर हो गई है? क्षमा करें, मैं स्थानीय समय देखना भूल गया। कोई चिंता नहीं, वैसे भी मैं जल्द ही जागने वाला था। मुझे लगता है कि आपने अपना दूसरा मैच पूरा कर लिया है। हाँ, और यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे असेंबलर से मशीन बिना किसी रुकावट के निकल गई, यहाँ तक कि अतिरिक्त हिस्सों के साथ भी। मैंने डिजाइन देखे हैं। आपने निराश नहीं किया। मैं अपनी ओर से शिपिंग और डिलीवरी का ध्यान रखूंगा। आप बस अपने अगले काम के लिए तैयार होना सुनिश्चित करें। आपने पहले से ही मेरे लिए एक और ऑर्डर तैयार कर लिया है। मार्सेला ने सिर हिलाया। यह डील अभी शुरुआती चरण में है। मैं एक सप्ताह तक इस दिशा में किसी प्रगति की उम्मीद नहीं करूंगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि यह कई मैच के लिए ऑर्डर है, संभवतः अधिकतम 5 तक। वह बहुत ही आश्चर्यजनक समाचार था। वेस को अभी भी सिंगल मैक ऑर्डर पूरा करने की उम्मीद है। किसी के द्वारा 5 संपूर्ण में खरीदना नए शुरू किए गए डिजाइन के प्रति एक बहुत ही गंभीर प्रतिबद्धता थी। उन्होंने तुरंत रकम की गणना की और पता लगाया कि ग्राहक एक बार में 140 मिलियन तक क्रेडिट छोड़ सकता है। वह बहुत बड़ी धनराशि थी, और भले ही उसने उस राशि का अधिकांश हिस्सा अपने खर्चों और मार्सेला के कमीशन को कवर करने के लिए छोड़ दिया हो, फिर भी उसके पास सकल लाभ के 40 मिलियन क्रेडिट बचे थे। 40 मिलियन क्रेडिट। वे पहले से ही इस बारे में सोच रहे थे कि वह इतनी राशि के साथ क्या कर सकते हैं। वह सक्रिय रूप से उत्पादन कर सकता था और अपने उपकरणों का अग्रिम भंडारण शुरू कर सकता था। अब उन्हें कच्चे माल की खरीद शुरू करने के लिए अग्रिम भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ता। अग्रिम भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो जाने से संभावित ग्राहकों के लिए उसकी खरीदारी अधिक आकर्षक हो जाएगी। मार्सेला स्पेक शीट और अनुमानों पर भरोसा करने के बजाय वास्तविक मशीनी प्रदर्शन भी कर सकती है। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ वेज। कोई भी लास्ट जेन एडवांस्ड मशीन पर इतना खर्च करने को तैयार नहीं है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो पैसा बहुत अच्छा लग रहा था। एक नौसिखिए में एक डिजाइनर से नए डिजाइन के लिए एक बार में बड़ी रकम खर्च करना पागलपन था। या तो खरीदार क्रेडिट में तैर रहा था, या उसने कुछ अतिरिक्त मांगे जोड़ दी। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? क्रेता किसी अन्य पक्ष के लिए मध्यस्थ है। वे एमटीए को शामिल किए बिना व्यापार संचालित करना चाहते हैं। यह परेशानी की तरह लग रहा था। यदि जानकारी के दोनों टुकड़े अकेले आए तो बहुत उल्लेखनीय नहीं थे, लेकिन संयुक्त रूप से यह व्यावहारिक रूप से गंदे लेन देन को दर्शाता था। मार्सेला को शुरू से ही यह पता होना चाहिए था और प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए था। हालांकि मैं एक नया डिजाइनर हो सकता हूं, लेकिन मैं समुद्री डाकुओं को अपनी मशीनें बेचने के लिए इतना उतावला नहीं हूं। अब एक सेकंड के लिए रुकें, वेज। मार्सेला ने अपना हाथ बढ़ाया। यह वास्तव में कोई समुद्री डाकू नहीं है जिसे हम अपना सामान बेच रहे हैं। मध्यस्थ बेनथाइम के आसपास एक परिचित चेहरा है। वह कुछ छायादार भाड़े के सैनिकों के लिए एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अब तक उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए वह ऐसा नहीं करता है उन गिरोहों से निपटे जिनके सिर पर सक्रिय इनाम हैं। इससे उनका आक्रोश शांत हो गया। चोरों, बलात्कारियों और हत्यारों को अपनी मशीनें बेचने के बजाय उन्होंने वाल्टर्स व्हेलर्स जैसे क्षेत्रीय ताकतवर लोगों के साथ व्यापार किया। क्या ये अब भी ठीक था?
शायद नहीं, लेकिन इन समूहों द्वारा अक्सर निभाई जाने वाली वैधता की हवा ने वेस के लिए उनके लिए अपनी रचनाएं तैयार करना कम आपत्तिजनक बना दिया। हालांकि वेस के पास अभी भी एक प्रश्न था। यदि ये समूह इतने बुरे नहीं हैं, तो वे सीधे आपसे संपर्क क्यों नहीं करते? बिचौलिए अभी भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मैं पिछले लगभग एक सप्ताह से प्रतिनिधि से बार बार बात कर रहा हूं और उसने अभी भी अपने ग्राहकों के बारे में कोई विवरण लीक नहीं किया है। केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है विश्वास की छलांग लगाना। वेस ने अपनी बाहें फैलाते हुए एक ऊंची गगनचुंबी इमारत के ऊपर खड़े होने की कल्पना की। वह छत के पार भागा और छत के किनारे से छलांग लगा दी। क्या वह सुरक्षित रूप से उतरने में सक्षम होगा या अपने पतन के अंत में पूरी तरह से बिखर जाएगा? किसी कठिन मुद्दे का सामना करने पर उन्होंने अपनी सामान्य रणनीति का सहारा लिया। मुझे इसके बारे में सोचने दें, क्योंकि सौदा खत्म होने के करीब नहीं है, इसलिए मुझे इस पर कुछ देर और विचार करने दीजिए। बस यह सुनिश्चित करें कि वे कुछ भी संदिग्ध नहीं कर रहे हैं। मैं अधिकारियों से उलझना नहीं चाहता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मुझे मेकओवर का ध्यान आकर्षित करने में कोई खुशी नहीं है। मैं उनकी स्थितियों की विस्तार से जांच करना सुनिश्चित करूंगा। कुछ अन्य छोटे मुद्दों पर बात करने के बाद वेस ने फोन रख दिया। अब उसे बस रिकलिन लड़के तक अपनी मशीन पहुंचाने का इंतजार करना था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी मशीन पर जल्द ही युद्ध होगा। विंसेंट के संभावित प्रदर्शन से वेस काफी चिंतित थे। जिस किसी ने सोचा कि सबसे प्रभावी मशीन को चलाने की तुलना में शांत दिखना अधिक महत्वपूर्ण है, वह सामान्य पायलट नहीं था। कौन जानता था कि उसने कितनी लगन से मेघ से लड़ना सीखा। अध्याय 65। विंसेंट आधुनिक मानव के दैनिक जीवन में चिप्स कितने अभिन्न थे। सोते हुए भी इन मूक कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने समय देखा, आसपास का तापमान मापा और हवा में किसी भी विषाक्त पदार्थ की तलाश की। जब एक व्यक्ति जागा, तो उसने थोड़े ही समय में दर्जनों विभिन्न प्रोसेसरों के साथ बातचीत की। उसके पावर शॉवर ने उसे बिना किसी अतिरिक्त गर्मी और हवा के सूखने से पहले स्वचालित रूप से सबसे इष्टतम सेटिंग्स के साथ साफ कर दिया। यदि वह काफी संपन्न होता, तो उसके घरेलू रोबोट ने उसके लिए पहले से ही एक शानदार नाश्ता तैयार कर दिया होता। हालांकि स्वचालित खाना पकाने का कार्य लंबे समय से सिद्ध था, फिर भी विभिन्न सामग्रियों के अनुकूल होने के लिए बॉट्स को थोड़ी सी प्रसंस्करण शक्ति की आवश्यकता थी। जब उसके काम पर जाने का समय होता था, तो वह अपनी एरक कार में प्रवेश करता था, यदि उसके पास कोई एरक कार थी या वह सड़क से आती थी। ये बुनियादी वाहन विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर से भरे हुए थे। सबसे उच्च स्तरीय व्यक्ति मुख्य कार्यों का प्रभारी था, लेकिन बहुत सारे सहायक मॉड्यूल के लिए कम गणना शक्ति की आवश्यकता होती थी। वे प्रोजेक्टर जो व्यक्ति को उसकी खबरें पढ़ने या नवीनतम मौसम की जांच करने देते थे, वे सभी विनम्र प्रोसेसर द्वारा निर्देशित थे जो पूरी तरह से इस भूमिका के लिए विकसित किए गए थे। एक औसत व्यक्ति के जीवन के इस छोटे से हिस्से से पता चलता है कि इस दिन और युग में कंप्यूटर कितने सर्वव्यापी थे। प्रतिस्पर्धी कीमत वाले कंप्यूटर चिप्स के प्रमुख निर्माता के रूप में रिकलिन कॉरपोरेशन को पैसे के साथ तैरना चाहिए। वास्तव में ऐसा हुआ। जब विंसेंट ने आखिरी बार कंपनी की अकाउंटिंग शीट पर नजर डाली, तो उसकी नजरें इस बात पर टिक गईं कि कंपनी ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने ट्रिलियन क्रेडिट जुटाए। दुर्भाग्य से रिकलिन परिवार में कोई भी कंपनी के मौजूदा चलन से खुश नहीं था। राजस्व अधिक था, लेकिन खर्चे भी अधिक थे। न्यूनतम संभव कीमत पर इतने सारे चिप्स का उत्पादन करने के लिए रिकलिन कॉरपोरेशन ने लगातार अपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं में निवेश किया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। कंपनी को लगातार आगे देखना था और तेज प्रोसेसर विकसित करना था।
इसके अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास विभाग ने हमेशा व्यावहारिक रूप से अत्यधिक कीमतों पर अधिक उन्नत राज्यों से नई प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस दिया और उन्हें सस्ते रूप में अनुकूलित करने की कोशिश में वर्षों बिताए। जब ये चिप्स आखिरकार बाजार में आए, तब तक रिकलिन कॉरपोरेशन पर दसियों अरबों का कर्ज चढ़ चुका था। कंपनी एक पहिए में फंसे हमसट्टर की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर जाने की कोशिश करता है, वह हमेशा उसी स्थान पर समाप्त होता है। विंसेंट अपने मनोरंजन कक्ष में आराम करते हुए बुदबुदाया। जल्द ही उसकी डिलीवरी का दिन आ गया। नई मशीन जिसे उन्होंने किसी अज्ञात बच्चे से कस्टम ऑर्डर किया था, एमटीए की प्रमाणन प्रक्रिया को शानदार ढंग से पास कर चुकी थी। विंसेंट ने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा करेगा, उसकी नई मशीन इतनी आसानी से प्राप्त करें। उन्होंने वेस को कम आंका। मुझे फिर से बताएं कि मुझे इस पुराने मॉडल का सहारा क्यों लेना पड़ा। उसने अपने अनियंत्रित सुनहरे बालों को घुमाते हुए अनुपस्थित भाव से पूछा। इसकी गंदी उपस्थिति के बावजूद एक वास्तविक मानव स्टाइलिस्ट ने आज सुबह व्यक्तिगत रूप से इस पर काम किया था, जबकि बॉट्स ने लगातार प्रदर्शन किया। वास्तविक मानव श्रमिकों में हमेशा रचनात्मकता की चमक होती थी जो कृत्रिम कंप्यूटरों में नहीं थी। जॉनसन, उनके निजी सहायक और बटलर, जैसा कि विंसेंट कहना पसंद करते थे, ने शांति से अपनी राय रखी। युवा मास्टर, अधिक आधुनिक मशीन खरीदने का चयन करने से आपके भाई बहन चिंतित हो जाएंगे और वे आपके खिलाफ अपनी सतर्कता बढ़ा देंगे। पिछली पीढ़ी की तकनीक पर आधारित मशीन खरीदकर आपने सफलतापूर्वक आप पर नजर रखने वाले सभी लोगों को आपके इरादों की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया है। मैं यह मानता हूं कि अंदर और बाहर किसी को भी मेरे वास्तविक इरादों के बारे में पता नहीं है। जैसे ही उन्होंने सुना कि आपने अपने मेक में एक और पीस जोड़ा है, उन सभी ने ध्यान देना बंद कर दिया। विंसेंट मुस्कुराया और उसकी आंखों में अकर्मण्य धैर्य चमक उठा। जबकि अमीर वंशज अभी भी एक प्लेबॉय की तरह दिखता था, उसके व्यक्तित्व में एक धार थी जिसे उसने पहले किसी और के सामने प्रदर्शित नहीं किया था। यहाँ तक कि वेस भी सफलतापूर्वक आश्वस्त हो गया कि उसके ग्राहक के पास कोई रिडीमिंग सुविधाएं नहीं है। मेरे दादाजी और प्रबंधन बोर्ड के उन पुराने साथियों को जल्द ही उस दिन का अफसोस होगा जब उन्होंने मुझे मेरी विरासत से बाहर कर दिया था। एक बड़े पारंपरिक परिवार के सबसे बड़े बेटे को किनारे कर दिए जाने के कारण विंसेंट को शब्दों से परे अपमानित किया गया था। बेनथाइम के उपनिवेशीकरण की शुरुआत के बाद से एक परिवार जिसने अपने नेतृत्व की स्थिति को सबसे बड़े से सबसे बड़े के पास स्थानांतरित कर दिया, उसने अचानक तीसरे और सबसे छोटे प्रत्यक्ष वंशज के अनुरूप सभी नियमों को बदल दिया। विंसेंट ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी बींच ली। वह घृणित केलीन, वह उन सभी उपहारों के साथ क्यों पैदा हुई थी? गर्भधारण के क्षण से ही चीजें बदलनी शुरू होगी। विंसेंट को हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, जब तक वे अपने प्रशिक्षकों की बात ध्यान से सुनता था। प्रत्येक दिन उसे जितना स्कूली कार्य याद करना पड़ता था, वह किसी भी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता था, लेकिन विंसेंट के लिए, जिसने युवावस्था से ही संपूर्ण साहित्यिक रचनाएं रट ली थीं, यह पीने के पानी के समान था। रिकलिन परिवार ने एक गहरा रहस्य छुपाया। वे सही वंशज को डिजाइन करने के लिए व्यापक आनुवंशिक संशोधन में लगे हुए थे। हालांकि यह एक खुला रहस्य था कि हर संपन्न परिवार इस प्रथा में लगा हुआ था, रिकलिन परिवार एक कदम आगे निकल गया। संयोग से परिवार के पूर्वजों में से एक को एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा जब वह एक प्राथमिकता वाले व्यापार शिपमेंट के साथ गई थी। उस समय पहले से ही बूढ़ी महिला ने केवल काफिले को रोकने और जीवित बचे लोगों के लिए मलबे का निरीक्षण करने का आदेश दिया।
उसका इरादा कभी भी रुकने और जो कुछ हुआ था उसका पता लगाने का नहीं था, क्योंकि शिपमेंट समय के प्रति संवेदनशील था। फिर भी नष्ट हुए जहाज की उत्पत्ति अत्यंत उल्लेखनीय निकली। व्यापक युद्ध क्षति और अत्यधिक तनावग्रस्त एफटीएल ड्राइव से जुड़ी कुछ अजीब दुर्घटना के माध्यम से जहाज को एफटीएल के दौरान भयावह क्षति हुई और एक स्टार सिस्टम के गुरुत्वाकर्षण कुएं के अंदर अच्छी तरह से समाप्त हो गया। ऐसी कोई प्रक्रिया बची ही नहीं थी। चीखने चिल्लाने का भी पर्याप्त समय मिले बिना ही जहाज का सारा जीवन नष्ट हो गया और मेघ का अधिकांश आंतरिक भाग नष्ट हो गया। हालांकि कुछ छोटी और अधिक संरक्षित प्रणालियां बच गईं, जो पूर्वजों के लिए यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि जहाज किस इनाम का प्रतिनिधित्व करता था। यह पता चला कि जहाज को न्यू रूबर्थ साम्राज्य के एक निर्वासित परिवार द्वारा चलाया जा रहा था। अपने चरम पर इस रूबर्थन वंश ने 3 बंदरगाहों और 29 छोटे तारा प्रणालियों पर शासन किया। दुर्भाग्य से उन्होंने किसी तरह सम्राट को पार कर लिया और एक ही बार में अपना सारा क्षेत्र खो दिया जब रूबर्थन्स ने बड़े पैमाने पर आक्रमण करके उन्हें रोक लिया। अस्त व्यस्त परिवार के पास अपना आवश्यक सामान पैक करने और अपने सबसे तेज स्टारशिप से भागने का मुश्किल से समय था। प्राचीन रिक्लेन बुजुर्ग को जो मलबा मिला वह उनमें से एक था और प्रथम श्रेणी के सुपरस्टेट से कई अन्य भागने वाले जहाजों की तरह इसमें कई अतिरिक्त थे। जबकि असफल एफटीएल संक्रमण ने सभी रहने वालों को मार डाला, इसका डेटा कोर अभी भी बरकरार था। हालांकि इसका एन्क्रिप्शन कोई मामूली बात नहीं थी। जब बुजुर्ग ने चुपचाप डेटा कोर को वापस लाने का आदेश दिया तो उसने तैरते हुए मलबे को पुनर्निर्देशित किया और सीधे सिस्टम के सूर्य की ओर भेज दिया। वह चाहती थी कि उसके अस्तित्व का कोई निशान न बचे। साल और अंततः दशकों बीत गए जबकि परिवार धीरे धीरे डेटा कोर के एन्क्रिप्शन पर काम कर रहा था। परिवार के मुखियाओं की एक पूरी पीढ़ी ने युवा पीढ़ी को नेतृत्व संभालने की अनुमति देने के लिए अपना स्थान त्याग दिया। आखिरकार रिक्लेन्स डेटा कोर को डिकोड किया गया, लेकिन अपनी ओर से किसी असाधारण प्रयास के माध्यम से नहीं। वे बस सबसे उपयुक्त क्रैकिंग तकनीक के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। कोई भी एन्क्रिप्शन कभी भी समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। जब रिक्लेन्स अंततः डेटा कोर तक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इसमें केवल एक विषय पर डेटा था, आनुवंशिक हेरफेर, और नियमित प्रकार का नहीं। इससे पता चला कि रूबर्थन अकेले मानव जीनोम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से विदेशी नमूनों से अनुकूलित डीएनए को शामिल किया। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, यह कोई सरल प्रक्रिया नहीं थी। विदेशी जीवन रूपों से उत्पन्न आनुवंशिक कोड हमेशा विभिन्न स्वरूपों में आते थे। किसी एलियन की सर्वोत्तम विशेषता को पढ़ने, उसका विश्लेषण करने और उसे मानव जीवन के अनुकूल रूप में ढालने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। यह पागलपन और विधर्मी लगता है, लेकिन इन अध्ययनों को वित्त पोषित करने वाला रूबर्थन परिवार वास्तव में ऐसे विदेशी जीनों को अपने स्वयं के परीक्षण विश्व में शामिल करने में सफल रहा। जैसे ही वे अपने प्रयोगों को अपने वंशजों तक विस्तारित करने वाले थे, रूबर्थन सम्राट उन्हें नष्ट करने के लिए आ गया। शायद यह शोध ही मुख्य कारण था कि परिवार की किस्मत इतनी अचानक बदल गई। किसी भी मामले में संक्षेप में कहें तो रिक्लेन्स बमुश्किल शोध परिणामों की व्याख्या करने में सक्षम थे, यहाँ तक कि सबसे उन्नत बायोलैब में भी उन्हें दोहराने में तो बहुत कम सक्षम थे। केवल हाल के वर्षों में ही उन्हें सीमित परिणाम प्राप्त हुए हैं। वास्तव में जब विंसेंट ने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की थी, हजारों में से केलिएन सबसे सफल क्लोन था। यादृच्छिक कारकों के कुछ संगम के माध्यम से उसकी जीन अभिव्यक्ति उस मधुर स्थान पर बैठ गई जहां इसने विदेशी जीन के बारे में सभी अच्छी चीजों को सक्रिय कर दिया, जबकि दुष्प्रभाव कम हो गए।
जबकि उसके अधिकांश भाई बहन क्लोन मृत पैदा हुए थे या विकृत हो गए थे, केली एन चुपचाप बड़ी होकर एक आदर्श शिशु बन गई। विंसेंट के माता पिता ने स्वाभाविक रूप से जन्मे अपने दो बेटों को व्यावहारिक रूप से नजरअंदाज कर दिया और इस विक्षिप्त नई बहन से जुड़ गए। हालांकि रिक्लेंस कभी भी ठीक से नहीं समझ पाई कि विदेशी जीन क्या करते हैं। केली एन ने युवावस्था से ही हमेशा कई उल्लेखनीय तरीकों से खुद को प्रतिष्ठित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बुद्धिमत्ता, सरलता या निगमनात्मक क्षमता थी, केली एन ने हर कल्पनीय रिकॉर्ड को हरा दिया। परिवार की दिशा बदल गई। विसिया साम्राज्य और ब्राइट रिपब्लिक के बीच पिछले युद्ध के दौरान रिक्लेन कॉरपोरेशन को हुए विनाशकारी नुकसान के बाद परिवार को आशा की सख्त जरूरत थी। केली एन ने पुनरुद्धार के लिए उनके सर्वोत्तम अवसर का प्रतिनिधित्व किया। अब किसी को विंसेंट या उसके औसत दूसरे भाई गिलबर्ट की परवाह नहीं थी। गिलबर्ट दूसरे दर्जे के राज्य में एक प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन करने का अवसर पाकर किसी भी उलझने वाले संघर्ष से दूर हो सकते थे। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि स्नातक होने के बाद वे वापस आएंगे, लेकिन इन सभी वर्षों में उन्होंने कभी भी कोई संदेश वापस नहीं भेजा और परिवार में किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। सबसे बड़े बेटे के रूप में विंसेंट अधिक अजीब स्थिति में फंस गया था। उन्हें कभी भी अपने परिवार के प्रभाव की सीमा से भागने का कोई औचित्य नहीं मिला। यहाँ तक कि बेनथाइम की सतह को छोड़ने का भी सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें अलग तरीके से मैदान देना था। उनका निजी सहायक, जो केवल उनके प्रति वफादार था, एक सुंदर समाधान लेकर आया। जॉनसन की सहायता से उसने धीरे धीरे एक प्लेबॉय जीवन शैली विकसित की, इस हद तक कि वह अब अपनी भूमिकाओं के बीच अंतर नहीं कर सका। उनका अभिनय इतना अच्छा था कि परिवार के मुखियाओं को यकीन हो गया कि वह बड़ा होकर कूड़े का एक टुकड़ा बन गया है। समाचारों में आने वाले असंख्य घोटालों के साथ उनके पास उसे उसकी विरासत से बेदखल करने और इसे अपनी प्रतिभाशाली वंडर गर्ल को सौंपने का सही बहाना था। स्वाभाविक रूप से विंसेंट मूर्ख नहीं था और कुछ अधिक तीव्र बुजुर्ग भी मूर्ख नहीं थे। जैसे ही उन्होंने अपने प्रतिष्ठित पद से पीछे हटने की पहल की, पुरानी पीढ़ी ने उनके लिए इसे बहुत कठिन नहीं बनाया। स्वाभाविक रूप से उसे छोड़कर सभी ने अपना चेहरा बचा लिया। खैर, इससे पहले कि मैं केली एन और बाकी पर वापस आ सकूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। विंसेंट मुस्कुराया क्योंकि वे उस योजना को क्रियान्वित करने के कगार पर था जो उसने वर्षों से तैयार की थी। आंगन में आपका नया मेक आ गया है। कुछ मिनट बीतने के बाद जॉनसन ने उन्हें सूचित किया, क्या हम श्रीमती बोलिंगर से मिलें? हाँ, आइए इस लेन देन को अंतिम रूप दें। जब विंसेंट और जॉनसन भव्य हवेली के दरवाजे से बाहर निकले तो वे फिर से अपने सामान्य रूप में दिखने लगे। विंसेंट ऐसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा जैसे वे पार्टी की एक जंगली रात से अभी तक उबर नहीं पाया हो, जबकि जॉनसन ने कर्तव्यपरायण नौकर की तरह काम किया, जिसने हर उस चीज को नजरअंदाज कर दिया जिसका उसके युवा मालिक की तत्काल जरूरतों से कोई लेना देना नहीं था। के तौर पर नबी व्यवसायी महिला मार्सेला ने अपने तिरस्कार को अच्छी तरह छुपाया। जब उसने विंसेंट का हाथ मजबूती से पकड़ लिया तो वह मुस्कुरा रही थी, भले ही उसे अपने बटलर से कुछ मदद की जरूरत थी। सुप्रभात विंसेंट, आज बहुत अच्छा दिन है न? आप बेट चाहो। मेरा लंबे समय से प्रतीक्षित दलाल मोबाइल आखिरकार आ गया है। मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इससे पहले कि वे सीलबंद कंटेनर के पास पहुंच पाते, हवेली के सुरक्षाकर्मी काम पर चले गए। उन्होंने कंटेनर और उसकी सामग्री का बहुत गहनता से निरीक्षण किया। कुछ भी गलत न पाए जाने पर उन्होंने खोला और एक नवनिर्मित मीडियम में का भव्य रूप प्रकट किया। वो सुंदर है। ऐसी भव्य मेज पूजा के योग्य है।
विंसेंट बुदबुदाया क्योंकि उसे वास्तव में अपनी नवीनतम खरीदारी से प्यार हो गया था। वह लार्किंसन बच्चा पदक का हकदार है। मुझे संदेह है कि किसी ने कोई कूलर मशीन बनाई होगी। उपस्थित सभी लोगों ने मे की प्रशंसा नहीं की। जोड़ा गया तामझाम निरर्थक था और इसने मे को उसके मूल उद्देश्य से विचलित कर दिया। अपरिहार्य कॉर्ड पीस ने हर किसी की समझ को झकझोर कर रख दिया कि मे को कैसा दिखना चाहिए। उसकी उपस्थिति कमरे में चमकते हाथी की तरह थी। आधुनिक मशीन में ऐसी चीज पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इससे कई लोगों की निगाहें सवालों के घेरे में आ गईं। विंसेंट ने सभी की नजरों को नजरअंदाज कर दिया और मेज की ओर अपना रास्ता तय कर लिया। ढेरों सुरक्षा सुविधाओं से युक्त एक उन्नत होवरबोर्ड पहले से ही मैक के पैरों के पास उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह हवा में चढ़ा, वे कॉर्ड पीस के पास से गुजरा। सजावट का मोटा ठूंठदार त्रिकोणीय टुकड़ा उसके शरीर से बड़ा था। आनुपातिक रूप से यह संशोधित मार्क एंटनी के फ्रेम पर भारी लग रहा था, लेकिन इसने अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया। यह निश्चित रूप से काफी बड़ा है। अंततः खुले कॉकपिट में पहुंचते ही विंसेंट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह तेजी से अंदर गया और परिचित हरकतों के साथ उसने खुद को अंदर बांध लिया। जैसे ही उसने आगे देखा, उसे एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल जैसा रत्न दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपनी उंगली को उसकी सतह पर सहलाया, उसने उसे अंदर दबा दिया, जिससे कॉकपिट बंद हो गया और मेक में जान आ गई। हालांकि अपने अधीन किसी प्रशिक्षित पायलट को विमान का परीक्षण करने देना अधिक सुरक्षित था, विंसेंट इसे व्यक्तिगत रूप से करना चाहता था। यह उनका निजी काम होगा और इसे संचालित करने का अधिकार केवल उन्हें ही होना चाहिए। किसी और के द्वारा संचालित किए जाने के बाद मेक का उपयोग करना पहली बार में बहुत ज्यादा सेकेंड हैंड वस्तु का उपयोग करने जैसा लगा। एक वास्तविक खर्चीले अभिजात वर्ग के रूप में उन्होंने ऐसे मामलों का तिरस्कार किया। तंत्रिका इंटरफेस उसके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। उनका दिमाग असंख्य विदेशी संवेदनाओं के अधीन था क्योंकि विंसेंट ने उपकरण को अपने मस्तिष्क को अपने नए तंत्र के विभिन्न कार्यों से जोड़ने की अनुमति दी थी। पहली बार के सभी परीक्षण पूरे हो जाने के बाद 1 मिनट के बाद कनेक्शन ठीक हो गया। मशीन पर मेरा नियंत्रण है। बाहर कदम रखना। मार्क एंटनी मॉडल कंटेनर से बाहर निकलकर खुली हवा में आ गया। विंसेंट ने अपने नए शरीर के उन्नत परिप्रेक्ष्य की प्रशंसा की। अपने अभिनय के बावजूद उन्हें पायलटिंग मशीन से नफरत नहीं थी। वास्तव में उन्होंने इसे बहुत पसंद किया। कस्टम निर्मित मेक का ऑर्डर करना जो अच्छा लगे, उसे भविष्य की किसी भी परिस्थिति के लिए एक सुविधाजनक बहाना प्रदान करता था। वह बस इतना कह सकता है कि अन्य सभी मेक बहुत बदसूरत थे। जैसे ही विंसेंट के नियंत्रण खो देने की स्थिति में बाकी सभी लोग पीछे हट गए, जैसा कि उन्हें लगा कि इसकी संभावना थी। मार्क एंटनी ने अपनी गति की सीमा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मेक ने सहज गति से अपना कार्य किया। मेक ने अपनी गद्दा और ढाल को उठाने के बाद कुछ प्रारंभिक हमले के पैटर्न बनाए। कुछ भी खराब नहीं हुआ। आधे घंटे तक इधर उधर दौड़ने और गार्डों के लिए अभ्यास रेंज में प्रत्येक हथियार का परीक्षण करने के बाद विंसेंट अंततः संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कॉकपिट से बाहर निकला। उन्होंने मार्सेला से मुलाकात की और अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और बस इतना ही। मार्सेला ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कर्मचारियों को नए हस्ताक्षरित अनुबंधों को वापस अपने कार्यालय में संसाधित करने का निर्देश दिया। अगर मैं कह सकता हूँ, श्री लार्किंसन से खरीदना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प था। वह आदमी युवा है, लेकिन उसके पास ईमानदारी है। अन्य बेनथाइमर्स में इसकी कमी है। यदि आप अपने अस्तबल को भरने के लिए एक और मशीन खरीदना चाहते हैं, तो बेझिझक मुझे फोन करें। विंसेंट अजीब तरह से हंसा।
मैंने एक अच्छी दिखने वाली मशीन के लिए अपनी खुजली मिट डाली है। फिलहाल मुझे दूसरी मशीन खरीदने की उम्मीद नहीं है। विंसेंट ने मन ही मन सोचा, उसकी योजना को सफल बनाने के लिए एक कदम ही काफी है। फिर भी बाहर से उसने कुछ भले मजाक करते हुए मुस्कुराने का अभिनय किया। मार्सेला ने शायद ही उनकी सराहना की और विनम्र रहते हुए जितनी जल्दी हो सके खुद को बातचीत से अलग कर लिया। जैसे ही एक गार्ड ब्रोकर को सामने के गेट पर वापस ले गया, विंसेंट और जॉनसन ने नई मशीन को घूरकर देखा। आगे से यह खतरनाक होने वाला है। आप जो तूफान फैलाएंगे वह पूरे गणतंत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। जॉनसन ने अपने नियोक्ता को फिर से आगाह किया, अब वे और अधिक जोखिम लेने वाले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पेड़ धराशायी हो जाएंगे। जब तक मेरा कार्य अंत पर खड़ा है, मेरे सभी कार्य व्यर्थ नहीं हैं।